एक ऐसा एरा जहाँ पे नेक्रोमेंसर खुद के नाइट्स बनाते हैं। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि बहुत सारे लाशों को जोड़ के बनाया गया होता है और इससे वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और इसे कहा जाता है वॉर ऑफ कॉप्स। एक ऐसा अल्टीमेट स्पोर्ट्स जहाँ पे हिस्सा लेने के लिए अनगिनत लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन बस एक ही पर्सन इसके टॉप पे पहुंचता है, जिसे इस दुनिया की वो हर एक चीज़ मिलती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और इस चीज़ को हमारे कहानी का हीरो भी पाना चाहता है। एक ऐसा पर्सन जो कि कचरे में पैदा हुआ, कचरा खा के वो बड़ा हुआ, जिसे दुनिया घिन भरी नज़रों से देखती है। वो बस इस उम्मीद में इसे पाना चाहता है कि एक दिन पूरी दुनिया उसे एक्नॉलेज करेगी, उसकी तारीफें करेगी। तो क्या वो इस चीज़ को हासिल कर पाएगा या उससे पहले ये मर जाएगा? क्योंकि भले ही बाकियों के लिए ये बस एक गेम हो सकती है, लेकिन हमारे हीरो के लिए ये जिंदगी और मौत के बीच एक फैसला है। तो क्या वो ये कर पाएगा? तो इसे जानने के लिए तुम्हें तो ये वीडियो देखनी होगी। तो चलो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है, हेक्टर चलो इस दुनिया को हम अपनी पावर दिखाते हैं। और इतना कहते ही उसका जो कॉर्प नाइट होता है ना, वो सीधे आगे बढ़ जाता है, जिसके सामने एक और कॉर्प होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और वो बहुत सारी उंगलियों से बना था। और उसके सामने जो उसका ओपोनेंट है वो कहता है, पॉइजन टंग फुल ब्लूम। और इतना सुनते ही उसका जो कॉर्प नाइट होता है उसकी उंगलियां किसी फूल की तरह खिल जाती हैं और उसके अंदर से एक लंबी सी जुबान निकल के उस पहले वाले पर्सन के कॉर्प नाइट के ऊपर हमला करती है। और देन हमें बताया जाता है मैजिशियंस जो कि कॉर्प्स यानी लाशों को अपने नाइट्स बना के फाइट करती हैं और इन्हें कहा जाता है नेक्रोमेंसर्स। इनकी ये लड़ाई जितनी ज़्यादा ब्रूटल होती है उसे उतना ही सुंदर माना जाता है और ये लड़ाई इस एरा का सबसे ज़्यादा ग्रेट स्पोर्ट्स भी है। और हम देखते हैं ये जो लड़ाई है उसको देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे थे, हज़ारों में लोग बस इसी लड़ाई को देखने आए थे। और वहीं पे पीछे एक बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इस लड़ाई को देख रहा था, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो लड़ाई उसके दिल को छू चुकी थी। और उसके बाद हमारा सीन सीधे कट हो जाता है 17 साल बाद नेक्रोमेंसर सिटी पे, जहाँ पे एक छोटे से घर के अंदर वही लड़का जो कि अब बड़ा हो चुका है वो एक कॉप के ऊपर एन्चेंटमेंट कर रहा था ताकि वो खुद का नाइट बना सके। हम देखते हैं कि उस बच्चे के एन्चेंटमेंट से उसका जो कोर होता है, जिसको यहाँ पे उनका हार्ट कहा गया है, वो बहुत तेजी से ग्लो होने लगता है और वो जो लाश थी वो जग जाती है। लेकिन अचानक से उसका जो हार्ट है उसमें क्रैक आने लगता है और वो टूट जाता है और वो जो कॉप है वो रिवाइव नहीं हो पाता। और इसको देख के वो जो बच्चा है वो कहता है, डैम इट, एक और फेलियर। इस बार मसल और स्केलेटन के बीच में जो डेंसिटी थी वो परफेक्ट थी, नर्वस सिस्टम भी परफेक्ट था, तो आखिर फिर क्यों नहीं हुआ? हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। और उसके बाद वो कहता है, चलो वापस से काम में चलते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं वो एक टॉयलेट साफ कर रहा था और इसी समय पता चलता है कि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी एक बंदा कहता है, यूसुई तुमने यहाँ पे एक स्पॉट मिस कर दिया है, आके साफ करो। और यहीं पे हमें पता चलता है कि इसका नाम है यूसुई, जो कि कहता है ठीक है। और ये सुनते ही वो बंदा कहता है, तुम्हारा ठीक है कुछ ज़्यादा ही कैजुअल नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूसुई है वो आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं और उसमें लिखा होता है, रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी, इस साल वॉर ऑफ कॉप्स के विनर कौन बनेगा? हर साल नेक्रोमेंसर बनने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तुम भी बन सकते हो एक नेक्रोमेंसर। स्पेशल कोचिंग तुम लोगों के लिए अवेलेबल है, जल्दी से आके इसमें ज्वाइन करो। और उसके बाद हम उन्हीं में से एक कोचिंग सेंटर को देखते हैं जहाँ पे बच्चों को एक पर्सन नेक्रोमेंसी के बारे में पढ़ा रहा होता है और इसी चीज को जो यूसुई है वो बाहर से साफ करते हुए ध्यान से सुन रहा था। लेकिन हमेशा कोई ना कोई बीच में आके उसको कहता है, यूसी ये करो, यूसुई वो करो, यूसी उसे जाके लाओ, यूसी इसे लेके आओ। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रगल होने के बाद भी जो यूसुई है वो हर छोटी से छोटी डिटेल नेक्रोमेंसी के बारे में नोट करता था। और इसी तरह से जो यूसुई है वो अपने नोट्स को पढ़ते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसको कोई बुलाता है और जैसे ही यूसुई पीछे पलटता है तभी उसके फेस पे कोई हमला करता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की थी जो कि अपने कॉप से उसके ऊपर हमला करवाती है और कहती है, क्या मैंने तुम्हें प्यार से नहीं कहा था कि तुम इस सिटी को छोड़ के चले जाओ? और उसके बाद बहुत ही ज्यादा घिन भरी नजरों से देखते हुए कहती है, साले कमीने कचरे कहीं के। और तभी उसके पीछे से एक और बंदा आता है जो कि उस लड़की से पूछता है, क्या ये वही है वो कचरा? और वो लड़की कहती है, हाँ, कचरे के ढेर पे पैदा हुआ, कचरे के ढेर में पला बढ़ा, कचरा खा के ही जिंदा रहा, साला घटिया कचरा कहीं का। और ये सुन के वो जो पर्सन है वो कहता है, आखिरकार कोई कचरे में कैसे जिंदा रह सकता है? और वो लड़की जो होती है वो कहती है, उसका बाप भी ऐसा ही था, शायद उसी के ही गुण हैं इसके अंदर। ये सच में एक अजीब नमूना है, ये कोई इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक कचरा है। इसको देख के ही मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि ये गायब हो जाए। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इस तरह का कचरा इस सिटी में अभी तक क्या कर रहा है। और ये सुन के जो यूसुई होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, फक, मैं कोई कचरा नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे पैदा हुआ या मैं कैसे पला बढ़ा, बस एक लौता पर्सन ही ये डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या बनूंगा, और वो है मैं खुद। और ये सुनते हुए जो लड़की है वो अजीब से शक्ल बनाते हुए उसके पास जाते हुए कहती है,
अच्छा, तो तुम ये सोचती हो कि अगर तुम एक नेक्रोमेंसर बन गए तो हर कोई तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद तो वापस से यूसुई के ऊपर अपने कॉर्प नाइट से हमला करती है और कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो खुद का नाइट भी नहीं है। तुम सच में बहुत ज़्यादा बड़ा बोलते हो एक ऐसे पर्सन होने के नाते जो कि 10 साल से एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाया। तुम्हें अपनी बकवास एक्चुअल में बंद कर लेनी चाहिए, साले घटिया स्मेली गार्बेज कहीं के। और हाँ, जल्दी से इस सिटी से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सचमुच में एक कचरे का ढेर बना दूंगी। हम देखते हैं इसे यूसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। और तभी उसे किसी की बात याद आती है कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पे पैदा हुए हो या कैसे पले बड़े हो, एक लौता पर्सन जो ये डिसाइड कर सकता है कि तुम क्या बनोगे वो तुम खुद हो। हम देखते हैं ये उसी पर्सन ने कहा था जिसको हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। और जो यूसुई है वो कहता है ये शब्द जो पहले पर्सन ने कहा था वो था नेक्रोमेंसर रफेल, जो कि एक गरीब स्लम से आया था। उसके पास भी कुछ नहीं था लेकिन वो इस वॉर ऑफ कॉप्स में अकेला उतरा था और उसने 6 बार जीत के इस रिकॉर्ड को अचीव किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद वो इस पूरी दुनिया का मोस्ट फेमस अल्टीमेट ह्यूमन बन गया। और मैं भी उसी की तरह ही बनना चाहता हूँ। जिंदगी में एक बार, बस एक बार मेरा सपना है कि मैं बेस्ट बनूं, मुझे भी हर कोई एक्नॉलेज करे, पूरी दुनिया मेरी तारीफ करे। लेकिन तभी उसकी अंदर की नेगेटिविटी उसे कहती है तुम्हें क्या सच में लगता है तुम ये कर सकते हो? हाँ, तुम साले कचरे के टुकड़े। और हम देखते हैं ये आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम नेक्रोमेंसर के मटेरियल शॉप पे देखते हैं जहाँ पे यूसुई कुछ लेने गया होता है लेकिन वो जो भी देखता है वो उसके काम की नहीं होती। और वो कहता है हाँ, यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा टेरिबल है, यहाँ पे कुछ भी यूजेबल नहीं है। लेकिन तभी वो कुछ देखता है और एक पल के लिए वो उसी को ही देखता रह जाता है। हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की की कॉर्प पड़ी हुई थी। और उसके बाद वो शॉपकीपर से पूछता है वो क्या है। और जो शॉपकीपर है वो कहता है अच्छा वो तो बस स्क्रैप्स हैं जिसको कि डिस्पोज करने वाले हैं। और जो यूसुई है वो कहता है अच्छा, तो जो इंसान शेप का मटेरियल है उसको भी। और ये सुनते जो शॉपकीपर है वो कहता है कि हाँ, ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमने इसको सालों पहले मार्केट में उतारा था, इसको 13 बार खरीदा जा चुका है लेकिन आज तक कोई इसे हिला भी नहीं पाया, इसीलिए हमेशा इसको रिटर्न कर दिया जाता है। और ये सुन के जो यूसुई है वो कहता है जो भी फेल्ड मटेरियल होते हैं वो यूजुअली स्टोन की तरह हार्ड होके टूट जाते हैं लेकिन ये अभी तक इस तरह से बरकरार कैसे है। और तभी जो शॉपकीपर है वो कहता है ये बिल्कुल भी नहीं हिलता, भले तुम कुछ भी कर लो, सालों में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिफेक्टिव चीजें निकल आती हैं। लेकिन तभी जो शॉपकीपर है वो यूसुई को उसमें इंटरेस्ट लेते हुए देखता है और कहता है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? देखो वैसे भी हम लोग इसको फेंकने वाले थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसको बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में बेच दूं, लेकिन बस एक ही कंडीशन में कि तुम इसको रिटर्न नहीं कर सकते। ये सुनते ही जो यूसुई है वो उसको ध्यान से देखता है और उसके हाथ में ना उसको कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है इसका हाथ बहुत ज्यादा अजीब है। और ये सुनते ही जो शॉपकीपर है वो कहता है क्या ये यूनिक नहीं है? मैं तुमको सारे डिटेल्स तो नहीं बता सकता क्योंकि रेगुलेशंस के नाम की कोई चीज़ है, लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस मशीनरी थी। और ये भी कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ को अपने एक सिंगल पंच से तोड़ सकती है। लेकिन जो नाइट है वो बस एक टूल है जिसके पास अपना ना तो ईगो होता है ना तो सोच होती है, तो किसे फर्क पड़ता है कि वो पहले क्या थी। और ये सुनते ही जो यूसुई है वो थोड़ी देर तक सोचता है, फिर उसे देखता है और शॉपकीपर से कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि 13 बार फेल हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। और ये सुनते ही जो शॉपकीपर वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऑलराइट ठीक है फिर, वैसे भी एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। और ये सुनते ही जो यूसुई है उसको अपने बारे में याद आता है। देन हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूसुई है वो उसको खरीद के घर लेके जा रहा था और वो बताता है मैंने इसको खरीद लिया, मैंने अपने बचे हुए हर एक सिंगल पैसे तक इसमें लगा डाला, अब मेरे पास कल के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो अगले हफ्ते का रेंट वो तो भूल ही जाओ। मैंने सोचा था कि ये अंत होगा, मुझे लगा कि जो सक्सेस का चांस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा किसी रीज़न की वजह से मैं आखिरी बार इसके साथ ही ट्राई करना चाहता हूँ। लोगों ने मुझे कचरा कहा, वो भाड़ में जाए, कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये कर सकता हूँ। हम दोनों मिलके बेस्ट बनेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया हम लोगों की तारीफ करेगी। और उसके बाद वो अपने एन्चेंटमेंट करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की का जो कोर है वो बहुत तेज़ी से ग्लो होने लगता है। और इसको देख के जो यूसुई है वो शौक होते हुए कहता है क्या मैं सक्सेस हो गया? लेकिन तभी उसको कुछ आवाज़ आती है और वो तभी उस लड़की की तरफ देखता है जहाँ पर जो लड़की है वो कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या? और इसे देख के जो यूसुई है उसकी फट जाती है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। और इसको देख के वो लड़की चिल्लाती है, फिर उसे देख के फिर यूसुई और चिल्लाता है, और उसको देख के वो लड़की फिर चिल्लाती है, यूसुई फिर उसको देख के चिल्लाता है, और ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये चिल्ला ही रहे होते हैं कि तभी जो यूसुई है वो अपना चाकू या मचट जो भी उसे कहता है उसको उस लड़की के सामने पॉइंट करते हुए कहता है
आखिरकार एक और बात कैसे कर सकती है। लेकिन वो जो लड़की है वो जैसे अपनी तरफ उस चाकू को देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक पंच रेडी करके सीधे यूसुई को मार दिया और यूसुई को समझ भी नहीं पाता। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पावर इतना ज्यादा था कि उसका अटैक उसके घर को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यूसुई के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कहती है, अच्छा हर किसी की तरह तुम भी एक नेक्रोमेंसर बनना चाहते हो। हाँ, अपने सपने से बाहर आओ यूसुई। तुम्हारी माँ एक कचरा थी जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और एक कचरे का बेटा हमेशा कचरा ही होता है। फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ही ज्यादा स्ट्रगल कर लो, हमेशा तुम एक कचरा ही रहोगे। कोई तुमको एक्नॉलेज नहीं करेगा क्योंकि तुम एक घटिया कचरे हो। और इसी के साथ जो यूसुई है उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि ये बस एक सपना है और वो कहता है, हाँ ये बस एक सपना था, वो सपना जो मैं हमेशा देखता हूँ। और वैसे भी मैं कितना बड़ा पागल हूँ, एक कॉप कभी बात नहीं कर सकता। और यही सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो जो लड़की है वो बैठी होती है और कहती है, अपने आप को तुम लकी समझो क्योंकि मेरा राइट लेग काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरा पंच मिस हो गया। और इस लड़की को ऐसे बोलता हुआ देख के जो यूसुई है उसकी फट जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और वो जो लड़की है वो कहती है, अपना वो बंद करो, मुझे इतना ज्यादा नॉइस पसंद नहीं। हम देखते हैं वो जो यूसुई है वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो नीचे ही गिर जाता है और वो कहता है, डैम इट, मेरे हाथ किसने बांध दिया है। लेकिन तभी वो जो लड़की है वो कहती है, चुप करो, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, आखिरकार तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया, क्योंकि अगली बार मैं मिस नहीं करूंगी। और ये सुनते ही जो यूसुई है वो घबराते हुए पीछे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके पंच के इम्पैक्ट से उसके पीछे के पूरे चीथड़े उड़ चुके होते हैं और इसको देख के उसके अंदर से फट चुकी होती है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो जो लड़की है वो कहती है कि क्या एक नेक्रोमेंसर, इसका मतलब तुम कोई पागल ठरकी साइकोपैथ नहीं हो। और ये सुनते ही जो यूसुई होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें ये किसने बताया। और तभी जो लड़की है वो कहती है, इसका मतलब मैं उस दिन सच में मर गई थी। हाँ वेल थैंक्स मुझे रिवाइव करने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, इसलिए चलो अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। और एक एक वो बैग कह के वहाँ से निकलने वाली होती है। ये जो यूसुई होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, रुको, तुम क्या ऐसे ही निकल जाओगी यहाँ से, तुम अपना बायां पैर और दायां हाथ नहीं हिला सकती क्योंकि वो तुम्हारे ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स नहीं है उन्हें सिर्फ। और इतना कहते ही वो अपने पावर को यूज करता है जिससे उसका जो हाथ है वो ऊपर उठता है। और इसको देख के जो यूसुई है वो कहता है, उसे बस एक नेक्रोमेंसर ही हिला सकता है। और ये सुनते हुए जो लड़की है वो कहती है, तो क्या हुआ। और तभी जो यूसुई है उसे बताता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस हालत में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और इतना सुनते हुए जो लड़की है वो स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा मदद। और उसके बाद वो उस चाकू को उठाती है और इसको देख के जो यूसुई है वो समझ नहीं पाता। लेकिन तभी वो जो लड़की है उस चाकू को अपने पैर पे मारती है और उसे काट देती है। और इसे देख के जो यूसुई है वो भी शौक हो जाता है। और तभी वो लड़की कहती है, मैं एलियोनोरा, मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और प्रीटीएस्ट वॉरियर हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैर हैं या नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और ना ही कुछ और। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और उसको जाता हुआ देख के जो यूसुई है वो कुछ सोचता है और देन उसे कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें हायर करूँगा। ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो रुक जाती है। और तभी जो यूसुई होता है वो कहता है, मैं तुमको हायर करूंगा जिससे तुम पैसों के लिए लड़ोगी, अपने लाइफ टाइम के लिए तुम मेरी मशीनरी बन के रहोगी। और जहाँ तक मुझे पता है तुमने मरने के बाद अपनी लाश को बेच दिया, इसका मतलब तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मेरे लिए लड़ो। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो कहती है, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। वैसे ये सच है कि जब तक मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे मार रही हूँ या फिर मैं किस तरह की फाइट लड़ रही हूँ, मैं कभी भी इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकती। मेरा एक कर्ज है जो कि मुझे कुछ भी करके रीपे करना है और वो इतना चाहता है कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी यूसुई कहता है 80 बिलियन गोल्ड। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो पूरी शॉक हो जाती है। और तभी यूसुई कहता है, क्या इतना तुम्हारे कर्ज को पे करने में काफी होगा। और जो एलियोनोरा होती है वो कहते हैं कि हाँ लगता तो यही है। और तभी जो यूसुई है वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि इस बार का जो कॉप्स वॉर है वहाँ की प्राइस मनी कितनी है। और उसके बाद वो एक पेपर को खोलता है जहाँ पे इस साल के कॉप्स वॉर की प्राइस मनी लिखी होती है जो होता है 100 बिलियन गोल्ड। ये देखते ही जो एलियोनोरा होती है वो शौक होते हुए कहती है, क्या इतना ज्यादा। और जो यूसुई है वो उसे बताता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स है। और तभी जो एलियोनोरा है वो कहती है, मेरे पास नेक्रोमेंसी का बिल्कुल भी कोई टैलेंट नहीं था, इसीलिए मैं उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देती जिसका मेरे से कोई मतलब ना हो। और ये सुन के जो यूसुई है वो कहता है, अच्छा लगता है कि आप तुम इसमें इंटरेस्टेड हो क्योंकि तुम एक कॉप नाइट हो, इसीलिए कंपटीशन के अंदर घुसना बहुत ज्यादा आसान है जब तक हम ये छुपा सकें कि तुम जिंदा हो। और अगर सबसे ज्यादा बेस्ट वॉरियर और मैं एक साथ मिलकर फाइट करें तो जीतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा।
और इस तरह से हम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। और तभी जो एलियोनोरा है वो कहती है देखो मुझे फेम की कोई परवाह नहीं है, तो तुम मुझे 80% दे रहे हो। और ये सुन के जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा पसंद नहीं है। लेकिन जो एलियोनोरा है वो कहती है 95%। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कंफ्यूज होते हुए कहता है नहीं, अगर मैं सारे कॉस्ट भी मिला दूं तब भी 85% ठीक होगा। लेकिन जो एलियोनोरा है वो कहते हैं कि नहीं 95%। और तो ये जो यूजुई है वो कहता है कि ठीक है फिर 90%। लेकिन जो एलियोनोरा है वो कहते हैं कि नहीं 95%। और तो जो यूजुई है वो कहता है कि ठीक है 92%। लेकिन जो एलियोनोरा है वो कहती है 95%। और जो यूजुई है वो कहता है कि ठीक है फाइन ले लो तुम 95%। ओके, ये सुन के जो एलियोनोरा होती है वो कहती है बढ़िया, और हाँ तुम अपने हारने पे ज़्यादा दुखी मत हो क्योंकि मैं बार्गेनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो क्योंकि मुझे किसी की बातों पे भरोसा नहीं है। और ये सब कहते हुए वो एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी और इसे देख के जो यूजुई है वो भी एक क्रीपी सी स्माइल देता है। देन हमारा सीन कट हो जाता है। यहाँ पे हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जो एलियोनोरा होती है वो यूजुई से कहती है ये किस तरह से हम चल रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हो। लेकिन जो यूजुई है वो कहता है हाँ ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और उसका जो एलियोनोरा है वो पूछती है और आखिरकार इस तरह के अजीब मार्क्स का क्या। और जो यूजुई है वो कहता है देखो ये रूल है कि अगर मैं कोई ह्यूमन शेप का मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसके 80% फेस को कवर करना होगा ताकि उसको कोई पहचान ना सके। और वैसे भी जैसे कि मैंने कहा था कि हमें किसी को भी ये पता लगने नहीं देना कि तुम जिंदा हो, और ये तुम्हारे लिए भी आसान होगा। लेकिन जो एलियोनोरा होती है वो कहती है बट मेरा फेस बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। लेकिन जो यूजुई है वो कहता है केयरफुल रहो बाहर, क्योंकि जो नाइट्स होते हैं वो बस इधर उधर चलते हैं, ऐसे कोई बातचीत नहीं करते। और ये सब वो बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसका कोई नाम लेता है। और ये सुनते ही ये दोनों पीछे पलटते हैं जहाँ पे हम उस पहले वाली लड़की को देखते हैं जो कि यूजुई को बुली करती थी। वो कहती है साले खटिया कमीने, तुमको मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, और मैंने तुमको ये भी धमकी दी थी ना कि अगर तुम दोबारा मुझे दिखते हो तो मैं तुमको सच में कच्चे का टुकड़ा बना दूंगी। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है कि डैम इट। और इस लड़की को ऐसे बोलता हुआ देख के जो एलियोनोरा है वो कहती है आखिर ये क्या है। और जो यूजुई है वो कहता है कि तुम चुपचाप रहो, मैं इसको हैंडल करता हूँ। और तभी वो जो लड़की है वो यूजुई के साथ ना एलियोनोरा को भी देख लेती है और वो कहती है क्या आखिर ये क्या है तुम्हारा नाइट। अच्छा तो यूजुई 10 साल की मेहनत के बाद फाइनली तुम सक्सेस हो ही गए, लेकिन ये तो बस तुम्हारी तरह एक कचरा है। कितनी ज्यादा बदसूरत है ये, लेकिन फिर भी अब लग रहा है कि थोड़ा मजा आएगा। मैं तुमको कंपटीशन में कैसे कुचलते हुए देखूंगी और इसीलिए मैं तुमको इस बार जाने देती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जो एलियोनोरा है वो कहती है देखो ये बात कौन कह रही है जो कि चलता फिरता हड्डियों का ढांचा लगती है। और ये सुनते ही जो लड़की हो बहुत गुस्सा होते हुए कहती है क्या। हम देखते हैं कि जो यूजुई है वो एलियोनोरा को कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना चुपचाप रहो। और जो एलियोनोरा है वो कहती है तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और तभी वो जो लड़की है उसे लगता है कि ये सब यूजुई ने कहा है और वो कहती है क्या ये सब तुमने कहा। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ मैंने ये कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं तुमको हड्डियों का ढांचा बोलूँ तो। और ये सुनते ही वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि साले कमीने मैं तुमको मार डालूंगी। और उसके बाद तो अपने कॉर्प नाइट को यूजुई को मारने के लिए भेजती है, जहाँ पे जो एलियोनोरा है वो कहती है मेरे पैर को अच्छे से संभालो। और उसके बाद वो सीधे उसके पास लड़ने के लिए जाती है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। और उसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है कलीना। और अगर कलीना को बाकियों से कंपेयर करें तो उसके पास फेयर अमाउंट ऑफ टैलेंट है। उसने मॉडरेट एफर्ट्स लगा के मॉडरेट रिजल्ट पा लिए थे और इसीलिए वो हर किसी को उनकी औकात दिखाती थी। अपने अचीवमेंट्स का यूज करके दूसरों को नजरअंदाज करके अपनी औकात बढ़ाती और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी। और इसी महीने में एक ऐसा आदमी जो कचरे की तरह था फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता था लेकिन हमेशा उसके नीचे ही रहा, वही सबसे बेहतरीन खिलौना था उसके लिए ताकि उसको मजे आ सके। और उसके बाद हमारा सीन वापस से प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो कलीना होती है वो बहुत ज़्यादा शौक में होती है क्योंकि जो एलियोनोरा है उसने एक ही मुक्के से उसका जो कॉर्प नाइट था उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। और तभी कलीना के पीछे वाले हम बंदे को देखते हैं जो कि कलीना से कहता है क्या बस एक हीट में, उसने तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। लेकिन जो कलीना है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा कैसे कि मैं इस तरह के एक बंदे से। तभी उसके पास यूजुई आता है और कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये सुन के जो कलीना है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है लेकिन तभी वो एलियोनोरा की तरफ देखती है और उसे देखते ही वो चुप हो जाती है। वो अंदर से पूरा डर चुकी थी और इसे देख के जो यूजुई है वो तो बहुत ज़्यादा डेविल जैसी स्माइल दे रहा था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूजुई है वो एलियोनोरा से कह रहा था हम लोग लकी थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। हम देखते हैं कि जो यूजुई है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कंपटीशन के बाहर किसको भी लड़ने के लिए मना किया गया है, क्या होता अगर लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाती तो। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो कहती है तो क्या हुआ,
क्या तुम यहाँ पे मुझे ऑर्डर दे रहे हो? लेकिन जो यूजुई है वो थोड़ा सोच के कहता है कि नहीं, ये बस एक रिक्वेस्ट है। तुम भले ही लड़ने में बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकती हो, लेकिन जब कॉप्स फाइट की बात आती है तब इसमें मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें भी कर्ज है जिसको कि तुम्हें रिपे करना है? तो तुम ही बताओ, क्या ये चीज सही नहीं है कि हम इन फालतू के रिस्क से बचे रहें? और ये सुनते ही वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो बताओ अब हमें अगला क्या करना है? और तभी जो यूजुई है वो कहता है कि चलो अब हमें एक प्लेयर के तौर पे रजिस्टर करना होगा, वो लोग तुम्हारी छोटी मोटी टेस्ट लेंगे और ये तुम कर पाओगी, राइट? और तभी हमारा सीन कट होता है और हम बापूजी के 3 बंदर को देखते हैं जो कि एलियोनोरा और अपने यूजुई क्या लाइक वो थोड़ा बहुत टेस्ट ले रहे थे, जहाँ पे एलियोनोरा ना ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। तभी बापू के 3 बंदरों में से एक बंदर कहता है तुम कम से कम भाग तो सकती हो ना। और ये सुनते ही ये दोनों अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं एलियोनोरा को भगाने में, लेकिन वो बंदी इतनी लड़खड़ा रही है कि एक बार तो गिरते गिरते बची थी। और इसे देखे ये जो 3 बंदर होते हैं वो खुद सदमे में होते हैं कि साला ये लोग चल नहीं पा रहे, लड़ेंगे क्या खाक। लेकिन तभी बीच वाला बंदर कहता है वेल ये थोड़े अजीब हैं, लेकिन क्या हम काम चला सकते हैं? और जो दूसरा बंदर होता है वो कहता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि इनको बेसिक्स आती है। और जो तीसरा है वो कहता है देखो हमें वैसे ही प्लेयर बनने की जरूरत है तो भर दो इसको। और उसके बाद ये लोग यूजुई को पास कर लेते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों ने कौन से भांग के नशे कर रखे थे जो इसको पास करवा दिया। सामने देख के बोल सकते हैं भाई ये लोग नहीं लड़ सकते, छोड़ो हमें क्या, हमें तो स्टोरी से मतलब है। उसके बाद हम यूजुई को देखते हैं जिसको कि खुद का अपना बैच और अपने यूनिफॉर्म मिल जाती है और अपने आप को आईने में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी जो एलियोनोरा है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। और जो यूजुई है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे 17 साल लग गए इस यूनिफॉर्म को पहनने में। लेकिन जो एलियोनोरा है वो कहती है हाँ तुम्हारी बातों को सुन के तो मेरी आंखों पे आंसू आ गए, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम मुझे आखिरकार ये चलने वाली प्रॉब्लम कब सुधार के दोगे? क्योंकि अगर तुम मुझे इसी तरह से ही चलाते रहे तो मुझे फिर से अपने पैर को काट के खुद से ही लड़ना होगा। लेकिन जो यूजुई है वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉर्प नाइट है वो ह्यूमंस लिमिट से बहुत ज्यादा परे है और वैसे भी एक पैर के साथ हम नहीं जीत सकते। लेकिन जो एलियोनोरा होती है वो गुस्से से चिल्ला के कहती है तो फिर ठीक से करो ना, तुम ठीक से क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जो यूजुई है वो भी चिल्ला के कहता है ये मेरी खुद की बॉडी नहीं है जो मैं इसको परफेक्टली कर सकता हूँ, आखिर तुम मेरे साथ तालमेल क्यों नहीं बैठाती? लेकिन जो एलियोनोरा होती है वो भी गुस्से से चिल्ला के कहती है आखिरकार मैं क्यों तालमेल बैठाऊं, ये तो तुम भी कर सकते हो ना, मैं एलियोना। और इतना वो कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सारे प्लेयर्स जल्दी से एरेना के अंदर आ जाओ। और ये सुनने के बाद जो यूजुई है वो एलियोनोरा को कहता है चलो ठीक है इस बारे में हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए इसी में हमें काम चलाना होगा। और उसके बाद वो उसको एक चौका देते हुए कहता है फिलहाल के लिए तुम इसको पहन लो, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको पहनना पड़ता है। और उसे पहनने के बाद वो लोग एरेना की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो बीच में बहुत तरह के अजीबो गरीब कॉप्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़ने आए थे। तो जो यूजुई है वो कहता है हमारा नंबर 7508 है तो हमें यहीं रुकना होगा। और जो एलियोनोरा होती है वो कहती है हे जरा पीछे देखो, बहुत ज्यादा अजीब लोग हमारे पीछे खड़े हैं और उसके तो मुंह से कुछ अजीब सा बाहर भी आ रहा है, आखिर वो है क्या? तो जो यूजुई है वो कहता है सामने की तरफ देखो, इधर उधर कुछ हंगामा कर दिया और उनको पता चल गया तो हमारे लग जाएंगे। और ये सभी वो बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे एक पर्सन आके कहता है नाम इटर्नल होते हैं, हालांकि ह्यूमन बॉडी कमज़ोर होती है लेकिन जो नाम है वो हमेशा याद रखा जाता है। कुछ के नाम सालों तक याद रहते हैं तो कुछ के 100 सालों तक और कुछ के 1000 सालों तक, और जिनके नाम 1000 सालों तक याद रहते हैं उनको इटर्नल कहा जाता है। और मैं आज के ये वॉर ऑफ कॉप्स में ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा एक पर्सन जरूर बाहर आएगा। मैं सच में ये उम्मीद करता हूँ। तो अब जब कि आप सब यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं तो मैं आप सब 8304 ग्रेट नेक्रोमेंसर से पूछता हूँ क्या आप लोग इस ब्रूटल बैटल फील्ड में लड़ने के लिए तैयार हैं? और इतना सुनते ही सब लोग चिल्ला के कहते हैं हाँ। और तभी वो जो बंदा है वो फिर से कहता है क्या आप लोग अपने दिल की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, जिससे आपकी जीत पूरी दुनिया याद रखे? और ये सुनते ही सब लोगों के साथ यूजुई भी चिल्लाए कहता है हाँ। और तभी वो बंदा कहता है तो फिर ठीक है, 145वां वॉर ऑफ कॉप्स स्टार्ट होती है, चलो करते हैं। और ये सुनते ही सब लोग जोश में चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जो बंदा है वो सबको चुप कराते हुए कहता है अब मैं आप सबको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, प्रीलिमिनरी राउंड पे हम चाहते हैं कि इस बार जो न्यू प्लेयर्स हैं वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हों, उनको पब्लिक जाने। और हम चाहते हैं कि 20% के जो प्लेयर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। और उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो है रैंडम मैच। जो पहले 2 राउंड जीतेगा उसे पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो 4 राउंड हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो बात करने लगते हैं कि क्या 2 बार अगर जीते तो पास किए जाएंगे और 4 बार में हार जाएंगे? और जो दूसरा है वो कहता है कि इसका मतलब हम बस 5 ही फाइट लड़ सकते हैं। और तभी वो जो बंदा वो अनाउंस करता है कि जो पहली फाइट होगी वो प्लेयर जो कि ब्लैक लाइन में खड़े हैं और उसके पीछे जो प्लेयर खड़ा है उन दोनों के बीच। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो शॉक हो जाता है कि पहला मैच उसका और उसके पीछे वाले प्लेयर का होने वाला है। और तभी जो यूजुई है उसके पीछे से आवाज आती है कितना किस्मत वाला हूँ मैं। हम देखते हैं उसके पीछे एक भद्दा सा बोना होता है जो कि कहता है हाँ कि मेरे सामने एक क्यूट सा ओपोनेंट आया है।
मैं तुमको अपनी अल्टीमेट ब्यूटी दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है। और ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा था और इसको जो यूजुई है वो ध्यान से देख रहा होता है। और इसी देख के वो जो बंदा है वो कहता है अरे हाँ हाँ हाँ, ये वाला लुक, ये लुक मुझे पता है। तुम भी सोचते हो ना कि मैं बहुत ज्यादा अगली और डिस्गस्टिंग हूँ, क्यों मैंने सही कहा ना? तुम और बाकी लोग सब लोग सेम है, लेकिन जब तुम मेरी अल्टीमेट ब्यूटी को देखोगे जो मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है, तुम भी मुझे एक्नॉलेज करोगे। लेकिन जो यूजुई है वो कहता है कि नहीं, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे नाइट की तरफ देख रहा हूँ, तुमने इसको बहुत अच्छे से बनाया है। भले ही इसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके चारों तरफ की जो स्केलेटन और मसल्स हैं उसने इसको अच्छे से संभाला हुआ है। और अगर मैं इसके माउथ एरिया पे देखूं तो तुमने वहाँ के मसल फाइबर को बहुत ज़्यादा थिक रखा है, लेकिन फिर भी जीतूंगा तो मैं ही। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ अपना हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो अच्छी मैच लड़ते हैं। और इसे देख के वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वो उससे हाथ मिला देता है। देन हमारा सीन कट होता है और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो जो बंदा है वो अपने घर पे होता है और अपने हाथ की तरफ देख के बोल रहा था ये पहली बार है जब किसी ने खुद से मुझे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ ऑफर किया। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बच्चा वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इसे इतना खुश देख के उसका जो कॉर्नराइट है वो भी हंस रहा होता है। और तो वो जो बंदा है वो कहता है चलो उसे दिखाते हैं कि मैंने कैसी अल्टीमेट ब्यूटी क्रिएट की है। और उसके बाद तो पागलों की तरह हंसने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे कटे हुए सर थे। और तभी हमें प्रीलिमिनरी राउंड के बारे में बताया जाता है कि जो वॉर ऑफ कॉर्प्सेस है वो 3 प्रीलिमिनरी राउंड से गुजरता है, जिसमें टोटल 1000 प्लेयर्स होते हैं, जिसको कि मेन राउंड के लिए एडवांस में सिलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद हम यूजुई को देखते हैं जो कि कहता है ये जो राउंड है इसमें हमेशा रूल्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन पहली बार 2 जीत और पहली बार 2 हार ये बहुत ज्यादा आसान फॉर्मेट है। और जो एलियोनोरा होती है वो पूछती है आखिर ये क्या है। और जो यूजुई है वो कहता है ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके अपीयरेंस को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, और अगर तुम इसको अपने कानों में पहनती हो तो हम 300 मीटर के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरह के साउंड को अपने कांस्टेंट वॉल्यूम में सेट कर सकती है, तो इसको जो पहनता है वही बस इसे सुन सकता है। ये एक स्पेशल फीचर है जो कि रेजोनेंस मैजिक को यूज करता है ट्रांसमिट करने के लिए। और उसका जो एलियोनोरा होती है उसको पहनती है और धीरे से कहती है हे इडियट, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यूजुई है वो कहता है कि हाँ मैं तुमको सुन सकता हूँ, इसलिए कुछ अजीब चीज मत करना। इसे खरीदने के लिए मैंने अपनी आधे फर्नीचर्स और बहुत सारे मटेरियल्स को बेच दिए, तो इसे खोना मत। तो जो एलियोनोरा होती है वो पूछती है क्या तुमने नहीं कहा था कि नेक्रोमेंसी एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो क्या वो लोग इन सब चीजों को चेक नहीं करेंगे? और ये सुनते ही यूजुई कहता है ये कंपटीशन नेक्रोमेंसर के इंडिविजुअलिटी को वैल्यू देता है, इसीलिए एक्सेसरीज नॉर्मली अलाउड होते हैं। हालांकि इस एरेना को ऐसे बनाया गया है कि इसके इनसाइड और बाहर एक मैजिक सर्कल बनाया गया है जो कि कम्युनिकेशन मैजिक को रोकती है, लेकिन हम लोग बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो खुश होते हुए कहती है हाँ अब मुझे समझ में आया। और तभी जो यूजुई होता है वो कहता है तो चलो फिर स्टार्ट करें। और जो एलियोनोरा होती है वो भी एक क्रीपी सी स्माइल देती है। उसके बाद वो लोग एरेना की तरफ जाते हैं जहाँ पे जो यूजुई होता है उसको एक बंदा कहता है चलिए मैच को स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आप स्टेज के ऊपर चढ़ जाइए। और ये सुनते जो यूजुई है वो लंबी सी सांस लेता है और धीरे धीरे स्टेज के ऊपर चढ़ता है। और वो देखता है कि उनकी मैच को देखने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं आई होती। और इसे देख के वो सोच रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्रीलिमिनरी राउंड से कोई भी इसको देखने के लिए नहीं आया। और तभी उनका जो रेफरी होता है वो कहता है मैंने दोनों प्लेयर में से कंफर्मेशन ले ली है, तो फिर जो प्रीलिमिनरी राउंड का पहला मैच है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और यहाँ पे यूजुई वो भी रेडी हो चुका था। और तभी जो रेफरी है वो अपने हाथ को नीचे करते हुए कहता है फाइट करो। और इतना सुनते ही जो यूजुई है वो चिल्लाते हुए कहता है एलियोनोरा चलो इस दुनिया को हमारी पावर दिखाते हैं। और इतना कहते ही जो एलियोनोरा होती है वो बहुत तेजी से दौड़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं जो एलियोनोरा होती है ना वो नीचे गिर जाती है। और इसे देखिए जो यूजुई का ओपोनेंट है ना वो कुछ घंटा समझ नहीं पाता कि साला मैं किस नमूने से लड़ रहा हूँ। और तभी हम एलियोनोरा को देखते हैं जो कि यूजुई से कहती है मैंने तुमको कहा नहीं था थोड़ा स्लो आगे बढ़ना। और जो यूजुई है वो कहता है यहाँ पे मैं नहीं बल्कि तुम ही तेजी से आगे जा रही हो। और उसका जो एलियोनोरा होती है वो खड़े होते हुए कहती है हाँ ये कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं अपने स्टाइल से लड़ूंगी, तुम बस ठहरे रहना। और उसके बाद वो अपने एक ही पैर के दम से ही वो मेंढक वाले कॉप के पास जाने लगते हैं उसको मारने के लिए। और इसको देखते ही जो मेंढक होता है वो जंप करके उसको डॉज कर लेता है। और इसे देख के जो एलियोनोरा होती है वो भी शौक होते हुए कहती है डैम इट, ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी है लेकिन इतना ऊपर जंप कर रही है। और तभी जो यूजुई है वो एलियोनोरा से कहता है याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर हमें यहाँ पे जीतना है तो ओपोनेंट के जो हार्ट है जो कि एक रेड चमकते हुए बॉल जैसी दिख रही है उसके ऊपर हमला करो, और उसके साथ ही साथ अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करो। हमारे पास स्ट्रॉन्ग वन हाइट क्लोज कॉम्बैक्ट अटैक है लेकिन बहुत ही कम डिफेंस ऑप्शंस, इसलिए हमें पहले ओपोनेंट के अटैक करने के पैटर्न को समझना होगा ताकि हम उसके ऊपर हमला। लेकिन तभी जो एलियोनोरा होती है वो कहती है कि नहीं, इसे हमारे ओपोनेंट को अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टाइम मिल जाएगा, और वैसे भी हमारे पास बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि हम अच्छी तरह से दौड़ भी नहीं सकते, इसीलिए हमें डिस्टेंस को कम करना होगा। और ये कहते ही सीधे वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो जो मेंढक है ना उसको देखते ही जंप करके वहां से निकल जाता है।
और इसे देख के जो एलियोनोरा होती है वो भी शॉक हो जाती है। और तभी जो यूजुई है वो ये सब देख के सोच रहा था, डैम इट, इस लड़की का तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने का कोई भी प्लान नहीं है। उसके पास बस एक ही हाथ और पैर है जो काम कर रहे हैं और उसी के सहारे ये उसके पास जाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसके जो अटैक है वो प्रेडिक्टेबल बन जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिरकार ओपोनेंट का जो नाइट है उसके अटैक करने का टेक्निक है क्या, वो हमेशा भाग क्यों रहा है। लेकिन तभी वो कुछ दिखता है और वो शौक हो जाता है। हम देखते हैं वो जो मेंढक है उसके पीठ में बहुत सारे ब्लैक कलर की कोई चीज़ बाहर आ रही थी और इसे देख के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये है क्या। और तभी उसके जो ओपोनेंट है वो हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम बस इतना ही कर सकते हो। कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं वो अनफेमिलियर फेस के पीछे छुपे हुए रहते हैं, इसलिए मैंने धीरे धीरे उसको ढूंढ निकाला, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। इसीलिए चलो फिर इस मैच को मैं एंड कर ही देता हूँ, अब तुम चौंकने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी इतना कहते ही वो जो मेंढक है उसके पीठ से कोई चीज बाहर आने लगती है। हम देखते हैं वो इंसानी फेस होते हैं और तभी वो जो बंदा है वो चिल्लाते हुए कहता है, ये देखो मेरी ब्यूटी जो मैंने क्रिएट किया है। और इसको देख के जो एलियोनोरा होती है वो भी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि क्या फेस, मुझे तो लगा था कि फेस को कवर करना होता है। और तो ये जो यूजुई है वो कहता है ये कोई नॉर्मल फेसेस नहीं है। और तो ये जो बंदा है वो भी हंसते हुए कहता है, ये सारे चेहरे ये मेरी जिंदगी भर की रिसर्च और मेहनत है, जो मैंने हर एक छोटी छोटी चीज और डिटेल को देख के प्रॉपरली बनाया है, जो कि पूरी तरह से परफेक्ट है, मेरी अल्टीमेट ब्यूटी। और ये ऐसे चेहरे हैं जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए इनको कवर करने की जरूरत भी नहीं। इसीलिए तुम इस ब्यूटी को देख लो इससे पहले कि ये फट जाए। हम देखते हैं वो जो फेसेस है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और यूजुई जो होता है वो कहता है, जल्दी से उसको डॉज करो, ये फटने वाले हैं। और तभी वो जो मेंढक है उस फेस को एलियोनोरा की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे एलियोनोरा के पास आता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पे धुआं हटता है हम एलियोनोरा को देखते हैं, जो कि बच चुकी थी, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से उसका एक हाथ जा चुका था। और तो जो यूजुई है वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और जो एलियोनोरा होती है वो कहती है, क्या तुमने इसे ब्लॉक किया? और ये सुनते ही यूजुई कहता है कि हाँ, मैंने एक हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया, अगर तुमने ये दोबारा किया तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं। और तो ये एलियोनोरा उससे पूछती है, उसका फेस हिल रहा था, क्या वो उसे भी कंट्रोल कर सकता है? लेकिन जो यूजुई है वो कहता है कि नहीं, एक बार कॉर्प नाइट के बॉडी से कोई पार्ट अलग हो जाए तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो जो पार्ट है वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जिंदा रहता है, और इसीलिए वो जो बॉम्ब है वो हमेशा सीधी लाइन पे ही जाएगा। और उस एक्सप्लोसिव को देख के ऐसा लग रहा है कि वो पॉइजनियस एम्फीबियन के डिकम्पोजन एंजाइम को मिला के बनाया गया है, और इस तरह की चीजें सडन इम्पैक्ट में ही ब्लास्ट कर जाती हैं। और ये सुनते ही एलियोनोरा होती है वो कहती है, इसका मतलब ये है। और इतना वो कह ही रही थी कि तभी वो जो मेंढक है वो दोबारा से एक और फेस उसकी तरफ शूट करता है, जिसको कि एलियोनोरा डॉज करते हुए कहती है, इसका मतलब हमें बस इन्हें डॉज करना है। सच में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत टाइम के बाद मुझे इस तरह का थ्रिल महसूस हो रहा है, इसलिए चलो आप प्रॉपरली फाइट करते हैं। और इतना वो कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे ना एक और फेस आता है उसके पास और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो उसको भी डॉज कर लेती है। और इन सब चीजों को देख के वो जो एनिमी था वो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है, एक ऐसा नाइट जो कि अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता, तो तुम क्या सोच रहे हो, कब तक तुम मेरे साथ ऐसे लड़ पाओगे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी ब्यूटी के हाथों तुम्हारे कॉप का एंड होगा, इसीलिए। और इतना वो कहता ही है कि तभी वो जो मेंढक है ना वो आसमान में जंप करता है और बहुत सारे वो ह्यूमन फेस वाले बम एलियोनोरा की तरफ फेंकता है, जिससे जो एलियोनोरा होती है वो भागते हुए डॉज कर रही थी। लेकिन तभी एक बम सीधे एलियोनोरा के मुंह के पास आता है और इसे देख के जो यूजुई है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन एंड मौके पे वो ना एलियोनोरा को दूर ढकेल देता है, जिससे जो एलियोनोरा होती है उससे भी बच जाती है। और तभी जो यूजुई है वो एलियोनोरा से कहता है, अगर तुम प्रॉपरली नहीं भागी तो हम यहाँ पे हार जाएंगे। मैं तब से ये एनालाइज कर रहा हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, और मुझे पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर अच्छे से भरोसा नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा जो राइट लेग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लेकिन वो इस तरह से है कि जैसे है ही नहीं। तो तुम्हारे लिए नेचुरल है कि तुम उस साइड पे झुक जाओगी, और इसी वजह से तुम अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रही। इसीलिए अगर हमें यहाँ पे जीतना है तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, और तुम अपने राइट पैर को मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे चलती हो वैसे ही चलो, बस जो राइट पैर है उसको मुझ पे छोड़ दो, मेरे पे ट्रस्ट करो। लेकिन इतना सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो कहती है, तुम पे भरोसा करूं? आखिर मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं? यहाँ पे तो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ ना, तुम्हें क्या है? तुम तो वहाँ पे आराम से बैठ के अपनी उंगलियां हिला रहे हो। और रही बात मेरी, तो मैं उन साथियों पे भरोसा नहीं करती जो मेरे साथ बैटलफील्ड में अपनी जान की बाजी ना लगा रहे हो। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो पूरा चुप हो जाता है। और तभी हम बैटलफील्ड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे उस मेंढक के बम की वजह से जो एलियोनोरा होती है वो पीछे हट जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। और तभी जो यूजुई है वो कहता है, ये मेरा भी एक आखिरी चांस है। कचरे के ढेर में पैदा हुआ इंसान, हमेशा सब लोग मुझे ये कहते हुए हंसते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक कचरे के बेटे के नाम से जी है, और मेरा सो कॉल्ड बाप, मैंने उसको हमेशा नीची नजरों से देखा है। मैं अपनी पूरी लाइफ लोगों से इग्नोर होता रहा, हर कोई मुझे घिन भरी नज़रों से देखता है। मेरे बॉडी का हर एक पार्ट एक कचरे की तरह है।
हम देखते हैं कि उसके सामने उसके अंदर की नेगेटिविटी होती है जो कि उसको देख के हंस रही थी। और जो यूजुई है वो कहता है मैं इस तरह से हमेशा नहीं रह सकता, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे उस इंसान को देखना है जिसने मुझे ऐसे कचरे पे छोड़ दिया, मुझे पूरे दुनिया को साबित करना है कि वो जो सोचते हैं मैं वो नहीं हूँ, नहीं तो मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। और ये सब कहते हुए वो अपने हाथ को इतने जोर से बंद करता है कि उसमें भी खून आ जाता है। और जो यूजुई है वो कहता है तुमसे मिलना, मैंने अपने लाइफ को एक आखिरी चांस दिया है, मैं तुमसे नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन एक बार, बस एक बार मेरी बातें मान लो एलियोनोरा। लेकिन जो एलियोनोरा होती है ना कुछ भी नहीं कहती। बट तभी हम देखते हैं कि वो जो मेंढक है वो एक और फेस एलियोनोरा की तरफ फेंकता है और इसे एलियोनोरा डॉज कर लेती है। और इस बार पहली बार वो यूजी के बाद तो मैं भरोसा करती है और अपना वो जो पैर है उसको जमीन में रखती है, लेकिन वो गिरती नहीं है। और उसके बाद वो धीरे धीरे भागने लगती है। और इसे देख के जो यूजुई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम अभी भाग रही हो, मतलब तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन जो एलियोनोरा है वो कहती है देखो बेवकूफ़, तुम कुछ गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे पास से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये सच हो या गलत, लेकिन तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, तो तुम ये समझ लो कि मैं एक तरह से बेट लगा रहा हूँ, क्योंकि तुम फ्यूचर में भी मेरी इस तरह से जान बचाओगे। और हाँ, एक और चीज़, अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो यूजुई है वो कहता है देखो रीज़न कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इस तरह से दौड़ते रहे तो अभी डॉज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसके पास अभी आधे से भी कम एक्सप्लोजिव बचे हैं, और एक बार अगर वो सारे बम खत्म हो गए तो उसके बाद तो एक बड़े मेंढक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं उसका तो जो मेंढक है एक एक करके उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से डॉज कर रहे थे। और इसको देख के और जो एनिमी होता है ना उसके फेस पे पसीना आ चुका था, और जो यहाँ पे यूज हुई है वो गिन रहा था 6 बम बचे हैं, अब 3 बम, अब 2 बम, और अब 1। और तभी जो एलियोनोरा होती है वो कहती है क्या सारे बम खत्म हो गए, अब मेरी बारी। और ऐसा करके वो उस मेंढक के पास ना पंच मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो जो मेंढक है वो उसको डॉज कर लेता है। और इसे देख के जो एलियोनोरा होती है वो रुक जाती है और कहती है इस बार पहले से अलग है। लेकिन तभी वो पंच मारने के लिए ऊपर देखती है, लेकिन वो देखते ही शौक हो जाते हैं क्योंकि उस मेंढक की पीठ पे और भी ज्यादा बम आ चुके थे। और इसे देख के वो जो एनिमी है वो चिल्लाते हुए कहता है लगता है तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया था, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने 10 बम एक्स्ट्रा उसके बॉडी के अंदर छिपा के रखे थे। और अब क्योंकि तुम मेरे निशाने में हो तो फिर स्टार्ट करते हैं। और उसको इतना कहते ही वो जो मेंढक है उसका पीठ सीधे एलियोनोरा की तरफ होता है, इसलिए सारे बम एक साथ एलियोनोरा की तरफ आने लगते हैं। और तभी जो यूजुई है वो कहता है एलियोनोरा ऊपर नहीं बल्कि नीचे। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है ना वो जमीन में बहुत जोर से पंच मारती है, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसे देख के वो जो बंदा है वो भी घबरा चुका था और वो कहता है कि क्या इतना बड़ा एक्सप्लोजन, लेकिन ये मेरा अटैक नहीं है। और तभी वो जो देखता है उससे पूरा शौक हो जाता है, ये एक्सप्लोजन एलियोनोरा के पंच से हुआ था, जहाँ पे उसके पंच की वजह से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। और वो कहती है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जजमेंट था। और तभी जो यूजुई है वो कहता है तुम्हारे इस डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ अगर तुम ऊपर पंच करती तो मुझे लगा कि तुम बॉम्ब्स को ट्रिगर कर दोगी, इसलिए मैंने इसको ज़मीन में मारने को बोला, जिसकी वजह से ज़्यादातर इम्पैक्ट ज़मीन में ले लिया और हम बच गए। हालांकि मुझे पता है कि ये एक गैम्बल की तरह था, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक तुम्हारी एबिलिटी के बारे में सब कुछ नहीं पता। और तभी जो एलियोनोरा है वो कहती है तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना इस टेक्निक के बारे में। और तभी हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूजुई है वो उससे कह रहा था कि क्या बस इसको हम एक बार यूज कर सकते हैं। और तभी जो एलियोनोरा होती है वो कहते हैं कि हाँ ये जो टेक्निक है ये मेरे सारे पावर को एक हाथ में इकट्ठा करती है, और इसको यूज करने के बाद मेरा हाथ कुछ इस तरह से ब्लैक हो जाता है, और इसको वापस से नॉर्मल होने के लिए 4 घंटे लगते हैं। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है क्या बस 4 घंटे में एक बार, मतलब तुम इसको हर मैच में एक बार यूज कर सकती हो, इसका मतलब। और वो कुछ सोचने लगता है, देन उससे पूछता है अगर तुम इसी हालत में उस अटैक को दोबारा करो तब क्या होगा। और तभी वो कहती है एक बार मैंने इसको 2 बार यूज़ किया था, तब तो तुम्हें पता है ना मेरी लाश की हालत क्या थी। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा एक हाथ और एक पैर गायब था, और तुम्हारे दिल के करीब एक बहुत बड़ा छेद था, इसका मतलब। और तभी एलियोनोरा कहती है तुमने सही कहा, अगर मैं इसको 2 बार यूज़ करूँगी तो मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर सकती, मतलब मेरा हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो यूजी है ये सब याद करने के बाद कहता है कि हाँ तूने सही कहा, वो टेक्निक बस हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यूज़ करने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं बची। और दूसरे साइड पे भी ये सेम केस है। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो कहती है तब फिर अब होगी ना असली लड़ाई, तो वॉरियर्स के बीच में क्लोज कॉम्बैट। और वो धीरे धीरे उस मेंढक के पास आती है जहाँ पे वो जो मेंढक है ना उसको भी पसीना आ रहा था। और तभी हम देखते हैं किसी का जो हार्ट है वो टूट जाता है, और हमें पता चलता है कि जो एलियोनोर है उसने एक ही बार में उस मेंढक के हार्ट को तोड़ दिया था, जिससे वो मेंढक वहाँ पे मर जाता है। और तभी जो रेफरी है वो कहता है नाइट का हार्ट टूट चुका है, इसीलिए इस मैच का विनर है प्लेयर यूजुई।
और ये सुनते ही जो यूजुई है वो चिल्लाते हुए कहता है यस हम लोग जीत गए। और वो इतना ज्यादा खुश होता है कि वो बस एलियोनोरा की तारीफें ही करते रहता है। बोलता है एलियोनोरा तुमने सच में बहुत ही अच्छा फाइट किया, तुम्हारी पावर सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, शॉर्ट रेंज के फाइट में तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और ये सुन के जो एलियोनोरा होती है ना वो भी कहती है कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास भी थोड़े अच्छे खासे मूव्स थे। और उसका जो यूजुई है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसको पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। कोई कह रहा था ये तो परफेक्ट था। और उसके बाद वो जैसे पीछे पलटता है वो देखता है कि उसका जो ओपोनेंट है वो रोते हुए कह रहा था मैंने इसको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया था, मैंने एक परफेक्ट ब्यूटी बनाई थी। और ये सब कह के वो रो रहा था। लेकिन इसको देख के जो यूजुई है वो उसके पास जाते हुए कहता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट थी। ये सुन के वो जो बंदा है वो शौक हो जाता है और पीछे पलट के देखता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें सच में लगा कि मैंने जो नाइट बनाया था वो मैग्निफिसेंट था। और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा जो नाइट है वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तुम्हारे यहाँ पे एफर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे थे, हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट किया था इसीलिए मैं जीत गया। और ये सुनकर वो जो बंदा है वो शौक हो जाता है और कहता है ये मेरा पहली बार है जब किसी ने ये कहा है कि मैंने जो बनाया वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुमने सच में इसको रिकग्नाइज़ किया। और जो यूजुई है वो कहता है कि हालांकि एक चीज़ उसमें कम है। और ये सुनते हुए जो बंदा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी जो यूजुई है वो कहता है जो फेस तुमने बनाया था और तुमने दूसरों के नज़रिए से ब्यूटीफुल बनाया था, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि आखिरकार तुम किस चीज़ को ब्यूटीफुल मानते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम दूसरों का छोड़ो ना, क्या ये चीज़ अच्छी नहीं होगी दुनिया को दिखाना कि आखिरकार तुम्हारी तरफ से कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें ये दुनिया को दिखाना चाहिए, ना कि दुनिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए। और ये सुनते हुए जो बंदा है वो कहता है कि क्या मुझे अपने नज़रिए से करना चाहिए। देन वो थोड़ी देर तक सोच में पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने आज तक कभी इसको इस तरह से क्यों नहीं सोचा। वैसे यूजुई क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ। और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ। और तभी वो बंदा कहता है यूजुई मैं तुम्हारा सबसे पहला फैन बनना चाहता हूँ जो कि तुमको ना ऊपर उड़ते हुए देखना चाहता है, क्या तुम ये मुझे करने दोगे। और ये सुन के तो जो यूजुई है वो तो अंदर से पूरा शौकी हो गया था। और तो वो जो बंदा है वो भी हंसते हुए कहता है और इसके अलावा मैं भी और भी ज़्यादा परफेक्ट और ब्यूटीफुल नाइट बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया सरप्राइज हो जाएगी। और ये सब कह के वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम यूजुई के घर को देखते हैं जहाँ पे जो एलियोनोरा होती है वो कहती है कि क्या एली। और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ एली, तुम्हारा नाम एलियोनोरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे छोटा कर दिया जाए, इसलिए मैं कहूँगा तुम्हें एली। लेकिन जो एलियोनोरा होती है ना गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है ये सब बकवास करना बंद करो, क्या मैं तुम्हारी कोई दोस्त हूँ या कोई और जो तुम मुझे इस तरह से पुकारने वाले हो, आज तक मुझे किसी ने इस तरह से नहीं पुकारा। लेकिन उसको इस तरह से गुस्सा देके जो यूजुई है वो कहता है देखो गुस्सा मत करो, जरा तुम एक सिचुएशन के बारे में सोचो, हम एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पे ना हर एक सेकंड मैटर करता है, तो खुद ही सुनो। और उसका तो चिल्ला के कहता है एलियोनोरा, और उसका तो प्यार से कहता है एली। और सुन के जो एलियोनोरा होती है वो चुप हो जाती है। और तभी जो यूजुई है वो कहता है देखा मैंने कहा था ना, इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा, और वैसे भी तुम्हारे लिए तो जितना मैटर करता है ना, तो निकनेम हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये सुनते ही जो एलियोनोरा होती है वो कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे बस ये कह के तब बुलाओगे जब हम लड़ रहे होंगे, समझ गए। और हाँ एक और चीज़, अब से एलियोनोरा को मैं भी एली कहूँगा तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ओके, क्योंकि मेरी भी फटी हुई थी इस लंबे नाम से यार, प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था मुँह से हमेशा। और उसका जो एली है वो पूछती है तो बताओ अगली फाइट का शेड्यूल क्या है। और जो यूजुई है वो कहता है कि अगले हफ्ते का, हमें अपने कॉप्स को ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो है कि हमारा रैंडम मैच होगा। और ये सुनते ही जो एली है वो कहती है आखिर रैंडम मैच में प्रॉब्लम क्या है। और तभी जो यूजुई है वो अपने सीने में लगे हुए स्केलेटन को दिखा के कहता है ये स्कल को अच्छे से देखो, ये स्कल एक आईडी कार्ड की तरह है जो कि ये प्रूव करता है कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो, इसलिए इसको हमेशा पहन के रखना होता है। और प्रीवियस मैच के रिजल्ट के तौर पे सबको डिफरेंट शेप और कलर का स्कल दिया जाता है। अभी हमारे पास जो स्कल है और रैंक 7 का ब्लैक स्कल है, और ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक का स्कल है। और उसके बाद हमें इस स्कल के रैंक और कलर के बारे में बताया जाता है, जैसे कि 6ठे नंबर पे होता है ब्रोंज स्कल, जो कि इस प्रीलिमिनरी राउंड को 2 बार जीतने के बाद मिलता है। देन 5th नंबर पे आता है सिल्वर स्कल, जो कि फर्स्ट 1000 लोगों में से 301 नंबर के लोगों के बीच में जो आते हैं उनको मिलता है। देन आता है रैंक 4 में गोल्ड स्कल, जो कि 300 में टॉप 101 के बीच में जो आता है उसको मिलता है। देन आता है रैंक 3 पे डायमंड स्कल, जो कि टॉप 100 में से टॉप 36 के अंदर जो आता है उसे मिलता है। देन आता है रैंक 2 पे एमरल्ड स्कल, जो कि टॉप 35 से 11th प्लेस में जो आता है उसको मिलता है। और उसके बाद आता है रूबी स्कल, जो कि टॉप 10 में से 2nd प्लेस के भीतर आता है, उसे मिलता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा टॉप पे है उसे कहते हैं ओनिक्स स्कल, जो कि चैंपियन को मिलता है। और ये सारे स्कल अलग अलग शेप और कलर के होते हैं। तभी जो एली है वो कहती है अगर हम पिछले टूर्नामेंट के बेस पे कहें तो जितना ज़्यादा हायर रैंक होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का हमें सामना करना होगा। और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ,
लेकिन क्योंकि ये एक रैंडम मैच है, एक ब्रोंज रैंक का शायद डायमंड के साथ फाइट करेगा, और अगर हम कुछ ज्यादा ही अनलकी हुए तो हमारी फाइट शायद एमराल्ड वाले से हो। ये सुनते ही जो एली है वो कहती है मेरी जो मूवमेंट है वो अभी तक परफेक्ट नहीं हुई है, इसलिए अगर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से हमारी लड़ाई हुई तो ये बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। और फिर जो यूजुई है वो कहता है चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार हमारा ओपोनेंट है कौन। और उसके बाद वो एक लिफाफा खोलता है जिसके अंदर उसका ओपोनेंट के बारे में लिखा था, और वो उसको जैसे ही खोलता है वो पूरा शॉक हो जाता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि यूजुई का नाम लेता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये यूजुई का ही ओपोनेंट है जिसको उसका भी कार्ड मिल गया था जिसके अंदर उसको यूजुई का नाम मिला। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है यूजुई ये मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट है, तो आखिर ये है कौन। और ये सुनते ही वो लड़की कहती है क्योंकि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मेरा मानना है कि शायद ये इस बंदे का पहला कंपटीशन है। और ये सुनते ही वो बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो एक स्माइल करता है और कहता है इसका मतलब ये राउंड एक बच्चों का खेल है। और तभी हमें उसका रैंक दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा रूबी स्कल के रैंक पे था। देन हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि एक एरेना में खड़ा होता है जहाँ पे हजारों लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे और लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। देखो ये जो जीता हुआ प्लेयर है ये राल है, वही कभी ना टूटने वाली दीवार। इतनी ज्यादा जबरदस्त और लंबी फाइट के बाद आखिरकार प्लेयर राल जीत ही गया। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये कैसे जीत गया, ये लगातार 2 बार जीत चुका है राल राल। और ऐसा कह के ना हर कोई बस उसके नाम के नारे लगा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पे राल के पास ओनिक्स स्कल भी होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये बस राल का सपना था जहाँ पे वो अपने सपने से उड़ता है और खांसने लगता है और फिर चिल्ला के कहता है सोफी। और ये सुनते ही वहाँ पे उसके असिस्टेंट आते हैं जिसका नाम सोफी था। और तभी जो राल है उससे पूछता है इस महीने कितने मेरे फैंस के लेटर्स आए हैं। और सोफी वो कहती है टोटल फैंस के लेटर नंबर आपको डिलीवर कर दिया जा चुका है और वो है 1244। और ये सुनते ही राल कहता है क्या 1244? ये तो पिछले साल से 15% कम है। इसका मतलब क्या वो डाटा सही था कि अगर इस साल मैं फर्स्ट प्लेस में नहीं आ पाया तो ये 15% ड्रॉप खाएगा, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और जरा मुझे बताओ कि मीडिया और एनालिसिस क्या कह रही है, इस बार मेरे फर्स्ट प्लेस आने के चांसेस कितने हैं। और ये सुनते ही सोफी कहती है थोड़ा वेट करिए मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। और उसका तो कैलकुलेट करती है और कहती है इस बार आपके जीतने के चांसेस 2.736% है। और ये सुनते ही जो राल है वो गुस्से से टेबल में एक घुसा मारता है और कहता है साले कमीने, उनको क्या लगता है कि मैं जीतने में कैपेबल नहीं हूँ। मैं उन साले कमीनों को दिखा दूंगा, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। राल कभी ना टूटने वाली दीवार अभी भी जीत सकता है। और उसके बाद तो सोफी से कहता है वैसे सोफी तुमने कहा था इस बार जो मेरा ओपोनेंट है उसका नाम यूसुई है। और जो सोफी वो कहती है हाँ क्योंकि ये उसका पहली बार है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है। और तभी जो राल है वो कहता है अगर मैं प्रीवियस डाटा के हिसाब से चलूं तो जो न्यू लोग हैं जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका 99.74% चांसेस होता है कि वो मेरे जो टेक्निक्स हैं उनको इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकते। और इसीलिए मेरे जीतने के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए मुझे फिर से लोगों को दिखाना होगा कि आखिरकार मेरी ओवरवेलमिंग डिफेंस पावर है क्या। और उसके बाद कोई भी मेरी बातों का मना नहीं कर सकता। देन हमारा सीन कट होता है और हम यूजुई और एली को देखते हैं जहाँ पे जो यूजुई है वो एली को ठीक कर रहा था। और जो एली है वो कहती है कि क्या राल आखिरकार ये कैसा अजीब नाम है। और जो यूजुई है वो कहता है ये कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वो पिछले साल 10th प्लेस पे आया था और उससे पहले वो 2 बार ये कॉम्पिटिशन जीत चुका है। वो सच में एक स्किल्ड प्लेयर है। और इस वॉर ऑफ कॉर्प्सेस पे विनर और लूजर डिसाइड करने का बस 2 ही तरीका है। पहला जिसके बारे में तुम जानते ही हो, ओपोनेंट के नाइट के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देना, और दूसरा है पीछे हट जाना। और तभी एली कहती है पीछे हट जाना इसका मतलब सरेंडर करना। और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ लेकिन पीछे हटने का मतलब बस ये नहीं है कि सरेंडर हो जाना, इसका मतलब ये है कि पूरी जिंदगी के लिए वॉर ऑफ कॉर्प्सेस को छोड़ देना। और ये सुनते ही एली कहती है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा पागलपंती वाला स्पोर्ट्स है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जब तक दोनों में से एक मर नहीं जाता तब तक लड़ते रहो। और तभी यूजुई कहता है एक नाइट बस एक टूल होता है, लेकिन तुम्हारे लिए अगर तुम्हारा हार्ट डिस्ट्रॉय होता है मतलब। और तो जो एली है वो कहती है मतलब मैं मर जाऊंगी और इस बार हमेशा के लिए। और ये सुन के जो यूजुई है वो थोड़ा सा सोचता है और उसे पूछता है तो तुम क्या करना चाहती हो। और जो एली वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि हम पीछे हट जाएं, वो भी बस इसीलिए क्योंकि हमारा ओपोनेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है। लगता है तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में दूसरों को मारते हुए गुजारी ताकि मैं अपने कर्ज को पे कर सकूं। और वैसे भी अगर मुझे जीना है तो मुझे उस बंदे को डिफीट तो करना ही होगा। और दोबारा अपने लाइफ को रिस्क में डालना ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब तक मैं परमिशन ना दूं तब तक पीछे मत हटना। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो भी खुश होते हुए कहता है मैं भी अंदर से यही उम्मीद कर रहा था कि तुम यही कहोगी। तो वैसे भी ये भी मेरा लास्ट चांस है,
इसलिए चलो प्रिपेयर करते हैं। शायद ये फाइट हम दोनों की आखिरी फाइट हो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं एरेना की तरफ, जहाँ पे अंदर अनाउंस हो रहा होता है आज प्रीलिमिनरी राउंड का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुशी में चिल्ला रहे थे। और हम तभी वहाँ पे 2 सफाई करने वालों को देखते हैं, जिसमें से एक कहता है आखिरकार इन लोगों को हुआ क्या है जो ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे भी ये तो बस एक प्रीलिमिनरी राउंड है। और ये सुनते ही जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि राहल इस बार आ रहा है। और ये सुनते वो बंदा कहता है कि क्या वो बंदा, मुझे याद है उसकी फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। पुराने जो चैंपियंस हैं वो सच में अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है वो सब पास्ट था। वैसे ही पता चला है कि उसकी जो स्किल्स हैं वो नीचे गिर चुकी हैं, क्योंकि पिछली बार वो बहुत मुश्किल से 10th प्लेस में पहुंच पाया था। और मुझे तो लगता है कि लोग बस उसे और कुछ टाइम तक ही याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि एक बार अगर नेक्रोमेंसर की पावर नीचे गिरने लगी तो वो गिरती ही रहती है। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ का दरवाजा बहुत जोर से खुलता है और वहाँ से राल एंट्री मारता है। और इसे देखते ही इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। और जो पहले वाला बंदा है वो दूसरे से कहता है, हे आखिरकार तुमने ये सब क्यों कहा। और हम तो ये राल को देखते हैं, वो एरेना के पास जाता है और अपने हाथ को देख के बार बार अपने आप से कह रहा था, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और इतना कहते ही और जैसे ही एरेना के अंदर अपना पाँव रखता है वैसे ही सब लोग उसका नाम चिल्लाने रखते हैं। और इसे देख के जो एली है वो कहती है, अगर सोचा जाए ये बस एक प्रीलिमिनरी है, फिर भी इतने सारे लोग इसे देखने आए हैं। और जो यूजुई है वो कहता है, वो पहले एक चैंपियन था यार, तो लोग तो आएंगे ही। और तभी जो राल है वो कहता है, ताकत का असली मतलब अटैक नहीं है। और उसके इतना कहते ही लोग चिल्ला के कहते हैं वो है डिफेंड करना। और तभी जो राल है वो कहता है मैं हूँ। और ये सुनते ही ऑडियंस कहती है एक गार्डियन। और तभी राल फिर से चिल्ला के कहता है मैं हूँ। और जो ऑडियंस है वो चिल्ला के कहती है एक शील्ड। और तभी जो राल है वो कहता है मैं हूँ। और जो ऑडियंस है वो चिल्ला के कहती है एक दीवार। और जो राल है वो कहता है मेरा नाम याद रखो, मैं हूँ। और इतना कहते ही वो अपने कॉर्प नाइट को बुलाता है। हम देखते हैं वहीं पे एरेना पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दीवार आगे गिरती है। और राल कहता है मैं हूँ राल, कभी ना टूटने वाली दीवार। और इसको देख के जो एली है वो कहती है कि क्या इतनी बड़ी दीवार। और तभी यूजुई उससे कहता है ये बहुत सारे मटेरियल्स और लिविंग क्रिएचर का कॉम्बिनेशन है जो कि मिल के एक जीती जागती दीवार और एक शील्ड बनाती है। और आज तक इसकी जो बाहरी दीवार है उसको कभी भी फिजिकल, केमिकल और मैजिकल अटैक से डैमेज नहीं किया गया है। इनफैक्ट अगर कोई केयरलेसली इसके ऊपर अटैक करता है तो उसके जो अटैक वेपन है उल्टा वही डैमेज हो जाता है, जो कि सामने वाले ओपोनेंट को डिसएडवांटेज में डाल देता है। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पंच कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम कभी भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाओगी। और वैसे भी हमारे पास बस एक ही चांस है, इसलिए हमें कुछ भी करके उस दीवार के पीछे उसकी मेन बॉडी पे हमला करना होगा। और ये सुनते ही जो एली है वो कहती है फिर तो ये बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होगा। लेकिन तभी जो यूजुई है उसे बताता है नहीं, सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये है कि ये जो दीवार है। और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं राल का नाइट होता है ना वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और इसको देख के जो एली है वो भी शौक हो जाती है। हम देखते हैं कि जो राल का कॉप नाइट होता है वो सीधा एली के ऊपर ही गिरने लगता है। और इसे देख के जो यूजुई है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और उसके तो एली के हाथ को कंट्रोल करके उसको बाहर की तरफ रस्सी की तरफ फेंकता है और जमीन को पकड़ के एली को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और पूछता है एली क्या तुम ठीक हो। और एली इस हाथ को देख के कहती है हाँ ये अजीब हाथ सच में यूजफुल है, हालांकि मुझे अभी भी लैंडिंग करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और ये सुन के यूजुई कहता है इसलिए मैंने कहा था कि ये हाथ नेसेसरी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप मटेरियल से बना है इसीलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा लैग करती है। लेकिन फिर भी ये एक बायो ग्रैपलिंग हुक है जो एक ही बार में 5 मीटर के दूर तक कहीं पे लेके जा सकती है। और वैसे भी अभी ये पीछे पलट चुका है, अब इसको सीधा होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी हमारा चांस है। और ये सुनते जो एली है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद तो अपने हाथ को वापस से खींचती है और सीधे उसकी तरफ फेंक देती है, जहाँ पे जो उसका हाथ है वो सीधे जाकर उस दीवार में लगता है। और उसका जो एली है वो बहुत तेजी से उसके पास ना अपना पंच रेडी करते हुए जाते हैं और कहती है आप इतने बड़े साइज के साथ तुम्हें ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तुम्हारा अंत है। लेकिन तभी वो कुछ देख के शौक हो जाती है। हम देखते हैं कि वो जो कॉप नाइट होता है ना वो वापस से उठने लगता है, वो भी बहुत तेजी से। और इसको देखते ही जो यूजुई है वो कहता है उसके ऊपर पंच मत मारना, आज तक कोई उसके डिफेंस को तोड़ नहीं सका है। और ये देखते ही जो एली है वो कहती है कि डैम इट। और उसके बाद वो उस कॉप नाइट के दीवार में जाके लगती है। और जो यूजुई है वो उसे देख के कह रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। हम देखते हैं कि वो जो कॉप नाइट होता है ना उसकी दीवार ना ऐसे हिस्से होने लगते हैं और वो ना मुड़ के ना सामने की तरफ आने लगता है उसके। और इसे देख के जो यूजुई है वो कहता है आखिरकार ये इस तरह से मूव कैसे कर सकता है, क्योंकि एक कॉप नाइट को मूव करना ऐसा होता है जैसे कि बड़े नजाकत से हर एक नस को एहसास करके उनमें तालमेल बैठाना। अगर तुम एक मसल को टाइट करते हो तभी जाके एक चीज़ आगे बढ़ती है। अगर तुम इरेक्टर स्पाइन मसल को अच्छे से कंट्रोल नहीं करते तो उसकी जो ऊपर बॉडी की बैलेंस है वो चली जाती है। और
और ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं जब बॉडी पार्ट्स ज़्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं और साइज भी ज़्यादा होती है। इसलिए ये माना जाता है कि एक बड़े नाइट को मूव करना अपने आप में ही बड़ा रिस्क होता है। लेकिन राल ना कि बस उस मैसिव नाइट को मूव कर पा रहा है बल्कि उसके पीसेस करके उनको तोड़ के इंडिविजुअली मूव कर पा रहा है। मैं पहली बार राल को इस तरह से अपना मूव करते हुए देख रहा हूँ। वो बिल्कुल तैयार होके आया है। हम तभी राल को देखते हैं जिसके नाक से खून निकलने लगता है और वो कहता है ओवरवेलमिंग पावर, जो सब एक्नॉलेज करते हैं। मैं वो तुमको दिखाऊंगा। और उसके बाद वो उंगलियों से कुछ इशारे करता है और कहता है क्रशिंग जोन। और इतना कहते ही उसका जो नाइट होता है वो बहुत तेजी से हिलने लगता है और वो जो एली है उसके चारों तरफ घेरा बनाने लगता है और वो उसको कवर करने लगता है। और जो यूजुई है वो कहता है ये बनता वहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना के हमें अंदर ट्रैप करना चाहता है। अगर एक बार हम इसके अंदर फंस गए तो हम खत्म हो जाएंगे, इसीलिए तुम वहाँ से जंप करो, मैं उसको बाहर फेंकता हूँ। उसका जो यूजुई है वो उसके दूसरे हाथ को कंट्रोल करके उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाके ना दीवार में ही टकरा जाता है। और जो एली है वो कहती है आखिरकार तुम कहाँ फेंक रहे हो। और जो यूजुई है वो कहता है यहाँ बाहर से अंदर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं ठीक से कर नहीं पा रहा। लेकिन तो जो एली है वो कहती है ये दीवार बंद हो रही है, जल्दी से करो। और जो यूजुई है वो कहता है डैम इट। और तभी हम देखते हैं कि वो जो दीवार है वो बंद होने ही वाला होता है कि जो यूजुई है वो उसके हाथ को बाहर फेंक देता है, जिससे जो एली है उसके अंदर से बाहर आ जाती है और कहती है अगर हम दोबारा से उसको ओपनिंग के ऊपर टारगेट करें। लेकिन तभी वो जो उसका नाइट होता है वो वापस से ना हिलने लगता है और इसको देख के जो यूजुई होता है वो कहता है कि इनक्रेडिबल, वो कम्प्लीटली पूरे एरिना के स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो एक ओपनिंग जरूर होगी, इसलिए हम ट्राई करते रहेंगे। और इस सुनते जो एली है वो भी कहती है क्यों नहीं। और उसका हाथ ना फिर से उस हाथ को ना उस दीवार में फेंकते हैं और वहाँ पे फंसा के जो एली है वो उस दीवार के पास जाने लगती है ताकि उसको कोई ओपनिंग मिल जाए। लेकिन तभी वो जो दीवार है वो वापस उसको ट्रैप करने के लिए आती है और जो यूजुई है वो कहता है कि नहीं हम दोबारा से ट्रैप हो जाएंगे। और जो एली होती है वो भी कहती है डैम इट। और इधर जो राल है वो हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इस चीज से मेरे दीवार को तोड़ सकते हो। और हम देखते हैं कि जो एली है वो उस दीवार में बहुत तेजी से दौड़ रही थी और तभी जो यूजुई है वो कहता है कि राइट में ओपनिंग है और उसका तो वहाँ पे हमला करते हैं लेकिन वो मिस हो जाता है। और तभी जो यूजुई है वो पूछता है लेफ्ट के बारे में क्या ख्याल है, बट जो एली है वो कहती है कि नहीं वहाँ पे जगह नहीं है। ऐसे करके वो हर जगह में एक एक बार हमला करते हैं लेकिन हर जगह उनको बस फेलियर ही मिल रहा होता है। वो बहुत बार मल्टीपल ट्राई करते हैं हर एक कोने में, लेकिन बस फेलियर फेलियर फेलियर। और तभी एक और चीज़ हो जाती है कि उनका जो ग्रैपलिंग हुक है ना वो भी टूट जाता है। और इसको देख के जो यूजुई होता है वो कहता है कि क्या ग्रैपलिंग हुक टूट गया, ऐसा लग रहा है कि हम लिमिट में पहुंच चुके हैं। सोचा होता है ये जो दीवार है ये सच में नहीं टूटने वाली, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ऐसा तो कोई रास्ता होगा जिससे हम इसको तोड़ सकें। एक मिनट, क्या तोड़ सकें। और उसके बाद तो एली से कहता है हमारा अप्रोच करने का ऑर्डर गलत था। और जो एली है वो कहती है कि क्या। और तभी जो यूजुई है वो कहता है कि आज तक कोई इसमें सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोई इस कंडीशन को इग्नोर मार के उसकी कमियां निकालने की कोशिश की ही नहीं। और ये सुनते ही जो एली है वो कुछ समझ नहीं पाती और वो कहती है आखिरकार कैसी कंडीशन। और तभी यूजुई कहता है क्या ये दीवार सच में अनब्रेकेबल है। और ये सुन के जो एली है वो कुछ कहती नहीं है। और तभी जो यूजुई है वो कहता है तो हमारे पास बस एक ही चांस है, तो तुम क्या सजेस्ट करती हो। आज तक कोई भी इस दीवार को तोड़ नहीं पाया, लेकिन मैंने एक बार सुना था बहुत बहुत टाइम पहले एक नाइट था जो कि फिजिकल अटैक पे स्पेशलाइज्ड था। उस मैच के एंड पे वो आखिरकार इस दीवार में क्रैक लाने में कामयाब हो गया था। ऑफकोर्स उसके बाद जितने लोगों ने भी उसके ऊपर अटैक किया वो बिना किसी डैमेज दिए ही फेल हो गए और सीधे उस दीवार पे हेड ऑन अटैक करना ये स्ट्रेटेजी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर हम इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसके ऊपर डिलीवर करें जिससे वो नाइट सरप्राइज हो जाए तो शायद ये पॉसिबल है। तो क्या तुम्हारा पंच इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पंच है जो कि इसको सरपास कर सके। और ये सुनते ही जो एली है वो रेडी हो जाती है और अपने पंच को रेडी करते हुए कहती है अगर ये इतना ही बेसिक है तो फिर मुझे अपनी जान की बाजी लगानी होगी और ये वर्थ इट भी है। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है उसकी जो मेन बॉडी है वो 45 डिग्री के एंगल पे है, मैं वहाँ पे दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके मार्क करूंगा, इसलिए मेक श्योर करना कि एक ही बार में हम उसे मार डालें। हम देखते हैं कि जो एली का हाथ है वो लाल होने लगता है और इसको देख के जो राल है वो कहता है अच्छा तो तुम फाइनली मुझसे हेड ऑन फाइट करोगे, क्या तुमने फाइनली गिव अप कर दिया। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी हिम्मत को दाद दूंगा, तो ठीक है चलो फिर करते हैं कंप्रेशन चैम्बर। और इतना कहते ही उसका वो जो कॉप नाइट होता है ना वो 2 हिस्सों में बदल जाता है और उसके बाद वो दो लंबी दीवार अपने एली के दोनों साइड करता है और वो दीवार धीरे धीरे पास आ रही होती है जो कि एली को कुचलने वाली थी। लेकिन जो एली है वो बिना रुके पूरी स्पीड से उसके पास बढ़ती है जहाँ पे वो अपने पंच लेके सीधे उसके ऊपर मारने ही वाली होती है कि तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हमें ना राल की एक पास्ट यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पे उसके पास 2 ओनिक्स स्कल था, क्योंकि तुमको जैसे पता है कि वो 2 बार ये कॉम्पिटिशन जीत चुका है, इसलिए उसके पास 2 ओनिक्स स्कल हैं। और उसका जो राल है वो कह रहा था नेक्रोपेंसी
इसमें मैंने अपना दिल, अपना सोल सब कुछ झोंक दिया और दुनिया ने इसको रिकग्नाइज भी किया। लेकिन अब मैं एक लूजर, एक फेलियर हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, बस प्राइड को छोड़ के। सारे मीडिया और क्रिटिक्स इस बार में बात कर रहे हैं कि आखिरकार मैं इस बार कैसे फेल हो गया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये उसके पिछले साल की यादें हैं जहाँ पे वो बहुत मुश्किल से 10th प्लेस में पहुंचा था और वो इस बार जीत नहीं पाया था। और वो कह रहा था, क्या मेरा जो नामी दामी एरा था वो ख़त्म हो चुका है? क्या मुझे रिटायर होना चाहिए? तुम खुद ही बताओ सोफ़ी, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, क्या ये मजाक है? बिल्कुल नहीं। बस एक बार मैं दोबारा से मेरी वो तारीफ सुनना चाहता हूँ। और ये सब वो कह ही रहा था कि तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे राल के आंखों के सामने उसी के नाइट के टुकड़े बिखर रहे थे। और वो जैसे ही देखता है उसके नाइट के हार्ट में पूरा बड़ा सा छेद हो चुका था और उसको किसी और ने नहीं बल्कि एली ने किया था। और इसको देख के ये हक्का बक्का रह जाता है। और यहाँ तक कि जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होती है और वो कहते हैं कि क्या राल की दीवार टूट गई? तो जो यूजुई है वो कहता है, क्या मैं जीत गया? क्या मैं सच में फेमस राल के अगेंस्ट जीत गया? लेकिन तभी उसको ना तालियों की साउंड आती है और वो जैसे ही उस तरफ देखता है वो देखता है कि सारी जो ऑडियंस है वो जोर जोर से ताली बजा रही थी और उसकी तारीफें कर रही थी। कोई कह रहा था, क्या इनक्रेडिबल फाइट थी, आखिरकार ये है कौन? और तभी दूसरा बंदा बोलता है, मुझे भी नहीं पता, ये तो पहली बार यहाँ पे आया है इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं पता। और हम यहाँ पे यूजुही को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। देन हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यूजुही को जो कि एली के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, एलियोनोरा, क्या तुमने वो सब सुना? वो लोग हमारी तारीफ कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग ऑसम है। लेकिन जो एली है वो कहती है, देखो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मेरा मुक्का इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है, ऑफ कोर्स, हम दोनों ने ऐसी एक चीज कर दी जो आज तक किसी ने नहीं की थी। और ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई कहता है, तुम दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। और हमें पता चलता है ये राल था। और वो कहता है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम बहुत ज़्यादा बेटर हो क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने नहीं किया। तुम ये भी सोच रहे होगे कि अब तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम केयरफुल रहना क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है तुम्हारे मिस्टेक पर, ना कि तुम्हारे एफर्ट्स पर। पब्लिक हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टेड तुम्हारे फेलियर्स पे होगी, ना कि तुम्हारे सक्सेस पे। तो क्या तुम सच में रेडी हो इन सब तारीफों के लिए? ये सुन के जो यूजुई है वो हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। और इसे सुन के जो राल है उसको अपनी याद आती है कि वो पहले कैसे हुआ करता था। वो पूरा यूजुई की तरह था, पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। और ये सब देखने के बाद जो राल होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कब तक रहता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा आसान नहीं रहूँगा। और उसके बाद जो राल है वो वहाँ से चला जाता है और जो यूजुई है वो तो बस खड़े होकर उसको देख ही रहा था। देन हमारा सीन कट होता है और हम यूजुई के घर को देखते हैं जहाँ पे जो यूजुई है वो पोटली भर के गोल्ड टेबल पे रखता है। और इसे देख के जो एली है वो कहती है, इन पैसों का करना क्या है? और तभी यूजुई बताता है, ये वो प्राइज मनी है जो हमने प्रीलिमिनरी राउंड को जीत के कमाया है। और जो एली है वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम 2 बार जीते हो। और तभी जो यूजुई है वो कहता है, ये मेरी पहली कमाई है नेक्रोमेंसर बनने के बाद। और ये सुन के जो एली है वो कहती है, वाह, कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है, मुझे तो रोना आ रहा है। और वैसे भी क्योंकि कुछ प्लेयर अभी तक ऐसे बचे हुए हैं जिनको 3 और राउंड खेलना है, तो जो सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड है वो 4 हफ्ते के बाद होगा। और वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्राइज है उसी के ही हिस्से होंगे, तो ये पैसे लेके मजे करो। और वैसे भी पैसे को कैसे बहुत अच्छी तरीके से यूज करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी यूजुई पूछता है, तो तुम क्या करोगी? और जो एली है वो कहती है, मैं यहीं पे रहूंगी, तुम्हें क्या लगता है इस हालत में मैं कहाँ घूमूंगी? और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कुछ सोचता है। देन एली से कहता है, तुम बस वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूजुई है उसने एली के वो जो हाथ और पैर थे जो अलग वाले उसको उखाड़ के अलग कर दिए होते हैं और उसको इंसानी हाथ पैर लगा दिए होते हैं। और इसको देख जो एली है वो कहती है, आखिर ये क्या है, ये बॉडी? और जो यूजुई है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? मैंने अपनी कोशिश की ताकि मैं तुम्हारी जैसे सिमिलर बॉडी पार्ट्स बना सकूं, हालांकि ये थोड़ा इतना बेटर नहीं है, लेकिन अभी इसे रख लो। और उसके बाद तो उसके पास ना एक बक्सा लेके जाता और कहता है, मैंने आज से पहले कभी ऐसी चीजें नहीं खरीदी तो मुझे नहीं पता ये तुम्हें सूट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये औरतों के कैजुअल कपड़े हैं, अगर तुम इसको पहनोगी और बाहर चलोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक कॉर्प नाइट हो, इसीलिए तुम इसको पहन लो और एक साथ चल के हम लोग कुछ पैसे स्पेंड करते हैं। और ये देखे जो एली है वो उसको अजीब सी नजरों से देख के कहती है, लेकिन क्यों? और जो यूजुई है वो बताता है, देखो हमने साथ में पैसे कमाए हैं इसलिए नॉर्मल है कि हम साथ में इसको स्पेंड करेंगे। वैसे भी नेक्रोमेंसर सिटी में एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और यूजुई को इस तरह से देख के जो एली है वो कहती है, हाँ ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम कभी कभी क्यूट एक्ट करना भी जानते हो, ठीक है तुम बाहर जाओ। और जो यूजुई है वो कहता है, लेकिन क्यों?
और जो एली वो कहती है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूं। और ये सुन के जो यूजुई है वो कहता है कि अरे हाँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूजुई है वो कमरे के बाहर उसका वेट कर रहा था और वेट करते करते वो बात कर रहा था। वो सारी तारीफें क्या ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी? बस मैं अगर जीतता रहा तो मुझे पूरी दुनिया से और तारीफें मिलेंगी और जब वो टाइम आएगा तब मैं फाइनली। और इतना वो कह ही रहा था कि तभी उसको दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और उसके बाद तो एलियोनोरा की तरफ देख के कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एलियो। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी वो रुक जाता है और तो जो एली है वो कहती है जरा देखो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल है तो चलो बताओ कि सिटी में आखिरकार मजे करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन जो यूजुई होता है ना वो तो बस उसे देखता ही रहता है। देन वो ब्लश करके अपने मुंह को साइड कर लेता है और इसको देख के जो एली है वो कहती है कम ऑन यार आखिरकार ये अजीब सी शर्म किस बात की? अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम मुझे देख के कुछ अजीब सा सोच रहे हो। और तो जो यूजुई है वो कहता है मैं सच बता रहा हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अगर एक मैन की नज़र से मैं बताऊँ तो नॉर्मली तुम सुंदर हो ये नॉर्मल बात है। और उसके अलावा तुमको इस नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में देख के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वाइब आ रहा है जिससे तुम और भी ज़्यादा चार्मिंग दिख रही हो। और ये सुन के जो एली है उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहे क्या और उसका तो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही है साले पागल आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो? अचानक से तुम कन्फेस कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिरकार हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? लेकिन जो यूजुई होता है वो कहता है कि क्या कन्फेशन? नहीं मेरा तुम्हें डेट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस तुमको बता रहा हूँ जो बायोलॉजिकल पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ कि तुम खूबसूरत हो तो हो। और इसकी बातों को सुनकर जो एली है वो उसे सीधा पूछती है तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना? और जो अपना यूजुई है वो कहता है ऑफ कोर्स हर कोई मुझे इग्नोर मारता है क्योंकि उनको लगता है मैं कचरा हूँ और मेरे दोस्त तो बस कॉकरोच और कीड़े मकोड़े हैं। और ये सुन के जो एली होती है वो कहती है वाह सही है। और उसका थोड़ा सीन कट होता है और हम देखते हैं दोनों एक रेस्टोरेंट पे होते हैं जहाँ पे जो यूजुई होता है वो यहाँ की सजावट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है वाह। और जो एली है वो कहती है तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मेरे से ज़्यादा तुम इंजॉय कर रहे हो? और जो यूजुई है वो कहता है मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया क्योंकि नॉर्मली मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे। और तुम्हें पता है ये नेक्रोमेंसर सिटी में फेमस रेस्टोरेंट में से एक है। और ऊपर ये जो तुम स्कल का झूमर देख रही हो ये सारे फेंके हुए इंग्रेडिएंट्स से बनाए गए हैं। और ये सुन के जो एली है वो कहती है कि अच्छा इंग्रेडिएंट मतलब ये सारे स्कल्स असली हैं? सच में ये बहुत ज़्यादा इंसेन है। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वेटर उनका ऑर्डर लाता है जहाँ पे उनके कटोरे पे कीड़े थे और ये उस रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश थी जिसका नाम था टोंग्यू ऑफ द डेड। और इसे देख के जो एली होती है ना वो पूरी कंफ्यूज हो जाती है और देखती है कि वो चीज़ हिल रही है और वो यूजुई से पूछती है क्या ये सारी चीज़ें जिंदा है? लेकिन जो यूजुई है वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं ये तो बस एक पास्ता है जिसको एक यूनिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया है जिसको कहते हैं भूतिया आलू आई मीन घोस्ट पोटैटो। ये बस ऐसे सॉइल में उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरे हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रेयर काइंड का आलू है जिसके पास एक्सट्रीम रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। उस आलू को बहुत सारी चीज़ों में मिलाया जाता है जैसे बहुत सारे स्पाइसेस मैजिकल इंग्रेडिएंट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करने की वजह से ये ऐसा लगता है जैसे कि ये जिंदा है। और ये सुन के जो एली है वो कहती है तुम्हें तो इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ ये इन सिटी के टॉप खानों में से एक है और वैसे तुम अभी भी खाने को टेस्ट कर सकते हो राइट? उन लोगों ने कहा कि जब तक ये हिल रहा है तब तक इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और ये सुनते ही जो एली है वो बहुत ही डरते हुए घबराते हुए उस चीज़ को खाती है और जैसे ही उसको चबाती है उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो हंसते हुए कहती है ये तो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है मैंने आज से पहले ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं खाया था सच में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वो उसके तारीफ़ें करने लगती है लेकिन वो यूजुई को देखती है जो कि उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता बल्कि जानवरों की तरह उसको खा रहा होता है। और वो कह रहा था होली सीट ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्या वो कुत्तों की तरह खा रही थी। और इसको देखे जो एली है वो भी एक पल के लिए घबरा जाती है कि सर मैं इंसान के साथ आई हूँ या जानवर के साथ। और उसके बाद वापस से वो लोग रास्ते में घूम रहे होते हैं जहाँ पे उनको वहीं का भूतिया कॉटन कैंडी भी दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। देन उसके बाद ना वो एक बड़े से स्टैचू को देखते हैं और इसको देखे जो एली है वो कहती है आखिर ये औरत कौन है जो बहुत ज़्यादा चमक रही है? और यूजुई बताता है कि ये पिछले साल की चैंपियन है कैरिन क्रो। वो अभी 19 साल की है और इस पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट विनर है। लोग हमेशा जो भी विनर होता है उसका एक बड़ा सा स्टेटस दिखाते हैं और हमेशा सेंट्रल प्लाजा पे डिस्प्ले करते हैं ताकि इस सिटी में जो भी आए वो इस स्टैचू को देख के इसे महसूस करे। तुम ही बताओ क्या तुम्हें ये इनक्रेडिबल नहीं लग रहा इस तरह से बीच सिटी में तुम्हारा स्टैचू हो लोग तुम्हें देख रहे हैं? लेकिन तभी जो एली है वो कहती है नहीं मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये लड़की इस तरह से उंगली वो करके क्यों खड़ी है? क्या इससे उसको लग रहा है कि वो कूल दिखेगी? ये कितना ज्यादा बच्चों वाली हरकत है नहीं? लेकिन जो यूजुई है वो कहता है कि नहीं ये कूल दिखने के लिए नहीं है। ये जो पोज है इसका एक्चुअल में एक ऑफिशियल नेम है इसको कहा जाता है सिंगुलर फोकस टेंस। और उसके बाद तो एली का एक हाथ उठाते हुए कहता है देखो जितने भी नॉर्मल मूवमेंट होता है ना उनको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की
तो मसल को मूव करने में सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि तुम एक सिंगल फॉर्म बनाओ और उस पर अपने पूरा फोकस करो। जैसे कि मैं उस नाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दोनों उंगलियों पर अपना ध्यान रख रहा हूँ। और ये स्टैंस लेने का मतलब ये है कि तुम लड़ाई के लिए तैयार हो और खुद से एक बड़ा फैसला कर रहे हो। और ये सब करने के टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होता है। और ये सुनते ही जो एली है वो कहती है, आई गेस इसका भी कोई रीज़न होगा, लेकिन फिर भी स्टिल ये बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो एली और यूजुई है वो ना लाइक जैसे कि हमारे यहाँ पे थिएटर होता है वैसे ही वहाँ पे कुछ वो नाटक वाटक देखने गए थे, जहाँ पे जो एली है उसको तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो देखती है कि जो यूजुई है वो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और ऊपर से वो वहाँ पे चिल्ला भी रहा होता है। और जो एली है वो कहती है, क्या तुम चुपचाप रह के यहाँ पे नहीं देख सकते, क्या तुम्हारा ये पहली बार है? और जो यूजुई है वो कहता है कि हाँ ये मेरा पहली बार है, मेरे पास इससे पहले ना दोस्त थे ना पैसे, तो मैं इस तरह की जगह कभी नहीं आया। लेकिन तुम देखो ना ये जगह सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने सही कहा ना एलियोनोरा? लेकिन जो एली है ना वो तो बस यूजुई को ही देख रही थी कि आखिरकार वो किस तरह से इंजॉय कर रहा है, उसके फेस में अलग ही चमक है। लेकिन जैसे उसको रियलाइज होता है कि वो उसको कुछ ज़्यादा ही घूर रही है तो अपने मुंह को साइड कर लेती है। और उसके बाद वो दोनों जाते हैं आइसक्रीम की दुकान पे, जहाँ पे वो आइसक्रीम से ज़्यादा किसी चुड़ैल का घोंसला लग रहा था, लेकिन वो बंदा उनको आइसक्रीम भी दे देता है जो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके बाद वो इसी तरह के बहुत सारे वो डिफरेंट जगह पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि एंड पे वो एक जगह पे आके खड़े होते हैं और तभी जो यूजुई है वो एली से कहता है, तो एलियोनोरा कैसा लगा? अभी भी स्टिल बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम गए नहीं। और जो एलियोनोरा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम 2 हफ्ते से घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी इस जगह पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम नहीं गए। सच में नेक्रोमेंसर सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे पहले लग रहा था कि ये बस एक सिटी है जहाँ पे नेक्रोमेंसर्स रहते हैं, लेकिन ये सिटी अपने आप में ही अलग कल्चर और अलग ज़िंदगी के रास्ते दिखाती है। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने जितना ज़्यादा सोचा था तो मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। लेकिन जो यूजुई है वो कुछ समझ नहीं पाता। और तभी जो एली है वो उसको कहती है, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे अपने इमोशंस को लेके इतने ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन नहीं देखा। तुम बहुत ज़्यादा फनी हो बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा प्योर काइंड और उसके साथ साथ इडियट भी हो। और ये सारी चीज़ें जो यूजुई है वो घंटा समझ नहीं पा रहा होता कि ये तारीफ कर रही है या बेइज्जती। और उसके बाद जो यूजुई है वो भी एली से कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो खुद से। तुमने कहा तुम एक मशीनरी थी, लेकिन तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा साफ हो। इसीलिए क्या तुम बाय एनी चांस और इतना कह ही रहा होता है कि तभी कोई कहती है एलियोनोरा। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो पीछे पलट ही रहा होता है कि तभी वो जो पर्सन है वो कहती है, तुम एलियोनोरा हो राइट? तुम तो डेफिनेटली उस टाइम पे मर गई थी, तो आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? और हम देखते हैं जो यूजुई है वो देखता है कोई लड़की वहाँ पे आई थी और तभी वो लड़की कहती है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? और तभी जो अपना यूजुई है वो भी सोच रहा होता है, सिट मैंने एक गलती कर दी। एलियोनोरा पहले एक बहुत ही फेमस मशीनरी थी, इसीलिए कोई ना कोई उसको तो जानता ही होगा, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। और उसके बाद वो कहता है, क्या एलियोनोरा? मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये तो मेरी छोटी बह। और इतना कह रहा होता है कि तभी जो एली है वो कहती है, पागल हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते। और उसका जो यूजुई है वो कहता है, ये मेरी बीवी है और इसका नाम है सबरीना। और ये सुनते ही जो एली है वो भी पूरा शौक हो जाती है। और तभी वो जो लड़की है वो कहती है कि क्या तुम्हारी बीवी? नहीं ये नहीं हो सकता, उसकी हेयर स्टाइल और उसका स्किन टोन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो डेफिनेटली एलियोनोरा है जिसे मैं जानती हूँ। और अगर वो सच में तुम्हारी बीवी है तो क्या तुम लोग मुझे अपनी वेडिंग रिंग दिखा सकते हो? और ये सुन के जो यूजुई है वो कहता है, देखो हमारी जो वेडिंग रिंग है वो कस्टम मेड है और बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए हम उसको इस तरह से लापरवाह की तरह बाहर पहन के नहीं घूम सकते। और आखिरकार तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो कि ये वही पर्सन है जिसे तुम जानती हो? वैसे भी जो ह्यूमन फेस होता है उसमें अराउंड 40 से 50 वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन को डिफाइन करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है एक सेम फेस होने की वो 0.01% है। इसका मतलब कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की तरह दिखते हैं। और वैसे भी किसी पर्सन को एज्यूम करना जैसे कि तुम उसको जानते हो जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सिमिलर लगता है, ये नॉर्मल कोइंसिडेंस से थोड़ा अलग है, क्यों? और ये सुनते ही वो जो लड़की है वो थोड़ी चुप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं एलियोनोरा को ना पहचानूं। और तभी यूजुई कहता है, ठीक है फिर डायरेक्टली हम उसी पर्सन से पूछ लेते हैं ना, तो सबरीना क्या तुम्हें ये पर्सन याद है? और जो अपनी एली है वो उसको देखती है और ऐसे मुंडी हिला के कहती है कि नहीं। और उसके बाद जो अपना यूजुई है वो कहता है कि देखा उसने कहा कि उसे याद नहीं है। और वो जो लड़की है वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है फिर अपना हाथ दिखाओ, मुझे याद है कि जो एलियोनोरा है उसके हाथ के ऊपर छाले पड़ गए हैं उसके ठीक इस बुट्ठी के पास। लेकिन तभी उसके मुंह पे एक उड़ता हुआ जूता आगे लगता है और ये किसी और ने नहीं बल्कि यूजुई ने फेंका था। और उसका जो यूजुई है वो एली का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है और जो एली है वो उसको चिल्लाते हुए कहती है, अबे क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने ये क्या किया? लेकिन जो यूजुई है वो कहता है कि अरे हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए जल्दी से भागो यहाँ से। हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी हालत बर्बाद हो चुकी थी, बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई उसने गलती क्या की थी। देन हमारा सीन कट होता है और हम यूजुई के घर को देखते हैं। जब जो यूजुई है वो एली से पूछता है कि वो थे ही कौन। और तभी एली बताती है उसका नाम नैरन है,
जब मैं एक मशीनरी थी तब वो मेरा एक आर्चर टीममेट था, लेकिन फिर भी जो नायरन है वो बहुत ही ज्यादा सरदर्द देता था, और जो अपना यूजुई है वो पूछता है क्यों, वो तुम्हारा दुश्मन था क्या। और ये सुनते ही जो एली है वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है नहीं, बल्कि उसका ऑपोजिट, मैंने बाय चांस कुछ टाइम उसकी जान बचा ली थी, तब से वो मेरे पीछे पड़ चुका है और मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसको कहता है मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे पार्टनर की चॉइस कैसी है, लेकिन जब तक हम एक साथ फाइट कर रहे हैं तब तक इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये सुन के जो एली है वो कहती है आई थिंक तुम कुछ गलत समझ रहे हो, वो पर्सन एक लड़का है। और ये सुनते ही जो यूजुई है ना वो पूरा सदमे में चला जाता है कि साला वो आखिरकार उसे पहचान क्यों नहीं पाया। और तभी जो एली है वो कहती है लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसका ऑब्सेशन है। वो बात अलग है कि मैंने उसको क्लियर कर दिया था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसके बाद से वो मेरे पीछे लगना बंद कर दिया था, लेकिन वो ऐसा पर्सन है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और मुझे पता है कि वो अभी भी हमें ढूंढ रहा होगा। और अगर हम ये फैक्ट देखें कि वो इस सिटी में आया है तो सिंपल सी बात है वो यहाँ पे मेरी बॉडी ढूंढने आया होगा। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो कहता है हाँ, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है, और अब क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैं कैसा दिखता हूँ, इसका मतलब हमें आगे के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है। और अभी के लिए मैं कंफर्म हूँ कि उसके पास रियल प्रूफ नहीं होगा, इसलिए फिलहाल के लिए हम उसके बारे में भूल के अगले मैच के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि जो सेकंड प्रीलिमिनरी है वो स्टार्ट होने ही वाली है। और इस उनके जो एली है वो कुछ भी नहीं कहती, और तभी हमारा सीन कट होता है और हम नायरन को देखते हैं जो कि कहता है अच्छा तो तुम जिंदा हो, मतलब तुम मरी नहीं हो मेरी हीरो। और हम देखते हैं वो बंदा इतना ज़्यादा पागल है ना, उसने दीवार तक में अपनी एलियोनोरा की पिक्चर्स लगा रखी होती हैं, और वो कहता है उस अजीब लड़के ने जरूर तुम्हारे साथ कुछ तो गलत किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी इसलिए मैं अपनी जान दे के भी तुम्हें बचाऊंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी होस्ट को देखते हैं जिसने कि स्टार्टिंग में कॉप्स वॉर को स्टार्ट किया था। उसके पास कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं अगर हम पिछले सीजन से कंपेयर करें तो इस सीजन हमने टोटल 4.6% का कम इनकम किया है, जबकि जो टिकट रेवेन्यू है वो स्टेबल थी, लेकिन जो सिटी स्पेंडिंग है वो 8.44% से ड्रॉप हो चुकी है। और साथ ही साथ लोअर इन्वेस्टमेंट रिटर्न की वजह से जो स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू था वो भी 4% से नीचे गिर चुकी है। और तभी वो जो पर्सन है जो मतलब वो भाषण दे रहा था जिसको हम होस्ट कहेंगे, वो कहता है आखिर इसका रूट कॉज क्या है। और तभी जो दूसरा बंदा है वो कहता है इसमें जो बिगेस्ट फैक्टर है वो है कंज्यूमर के बिहेवियर का चेंज होना। ज़्यादातर प्लेयर्स के साथ अटेंशन सिर्फ कुछ ही पॉपुलर बैटल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट हो गई है। स्पेक्टेटर सिर्फ वही मैच देखते हैं जो उन्हें पसंद है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो एवरेज स्टे टाइम था वो कम हो चुकी है और लोग बस सस्ती और शॉर्ट स्टे रिकमेंडेशन चूज कर रहे हैं। और वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी कोई चिल्ला के कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते। हम देखते हैं वहाँ पे कोई बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था और वो कहता है सीईओ, लेकिन जो पीछे लोग हैं ना वो उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। और तभी वो जो बच्चा वो कहता है सीईओ प्लीज वो आर्टिकल पढ़िए जो मैंने लिखा है, ये आर्टिकल मैंने लिखा है। मतलब ये जो बंदा ये सीईओ है तो मैं इसको सीईओ ही कहूंगा। और वो उसके बाद कहता है उसको अंदर आने दो। और ये सुनते उसके जो पीछे कर रहे थे वो लोग उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद वो उस बच्चे से पूछता है क्या हुआ तुम्हें। और तभी वो जो बच्चा वो कहता है ये आर्टिकल मैंने लिखा है, मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक प्लेयर होने में फेल हो गया। मैं उन्हें कहता रहा कि ऐसा नहीं है कि मेरा जो कॉर्प है वो हिल नहीं सकता, बल्कि ये सब मेरी स्ट्रेटेजी है, देखिए ये अटैक भी कर सकता है। और उसके बाद ना वो उस कॉप के मुंह को दबाता है जहाँ से उसके मुंह से ऐसे थूक जैसा कुछ निकलता है। और इसको देख के जो सीईओ है ना उसका एक आदमी थोड़ा सा हंस पड़ता है और इसे वो जो सीईओ है ना वो नोटिस कर लेता है, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद उस बच्चे के सामने झुकते हुए कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई क्लियर रीज़न नहीं था कि हम आपको डिनाई कर सकें। हमारी तरफ से एक गलती हुई है, लेकिन आप चिंता मत करें, हम इसका कंपनसेशन आपको देंगे और आपको अच्छी रास्ते में लेके जाएंगे। और उसके बाद तो अपने एक बंदे को इशारा करता है जहाँ पे वो जो बंदा है उस बच्चे को कहता है कि चलिए इस रास्ते आइए। और उसके बाद वो बंदा उस बच्चे को लेके चला जाता है। और तभी हम सीईओ को देखते हैं और उसी वक्त वो जो बंदा जो कि हंसा हुआ था उसे कहते हैं आखिर तुम्हें उसमें फनी क्या लगा। और वो बंदा कहता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उस आर्टिकल के साथ जो कि बहुत ज़्यादा पैथेटिक है उससे तो वो प्रीमिनरली और इतना कह रहा होता है कि जो सीईओ है वो कहता है और आखिर तुम कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले। हम यहाँ पे इंडस्ट्री और कल्चर को सेव कर रहे हैं, लोगों की लाइफ प्लान कर रहे हैं। जो भी बिना सोचे समझे किसी इंसान की वैल्यू को जज करता है वो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। यहाँ तक ना इंसान की असली स्ट्रेंथ उसकी कमी से आती है, और क्योंकि तुमसे ये गलती हो गई इसीलिए तुम्हें काम से निकाला जाता है। और उसके बाद जो सीईओ है वो उसे वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सीईओ के पीछे एक और पर्सन होता है जो कि सीईओ से कहता है वो बंदा सच में मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, तो उसको काम से निकालना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। लेकिन ये सुनते ही जो सीईओ है वो कहता है अगर वो सच में इतना ज़्यादा पैशनेट है तो वो दोबारा आएगा, और अगर वो नहीं आता तो समझ जाना ये उसकी लिमिट थी। और ये सुन के तो उस बंदे की बोलती ही बंद हो जाती है। और तभी जो सीईओ है वो फिर से कहता है
और हाँ, बाहर जो 2 गार्ड्स हैं ना उनको भी काम से निकाल दो, क्योंकि वो अपने ड्यूटीज करने में फेल हो गए। और जल्दी से जाके जो सिक्योरिटी डिवीजन 2 है उसको डिसिप्लिन कम्युनिटी के बारे में बताओ जाके। और ये सुनते हुए बंदा कहता है ठीक है सर। और तो जो सीईओ है वो कहता है आखिर में सारे पर्सनल को बुलाओ ताकि सेकंड प्रीलिमिनरी की तैयारी हो सके, क्योंकि इस सेकंड प्रीलिमिनरी में प्लेयर्स की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि यूजुही को चेयर कर रहे थे और उसी का ही नाम ले रहे थे, यूजुही यूजुही। और जो यूजुही है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसको आवाज आती है तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी कोई चीज काफी है तुम्हें स्पेशल बनाने के लिए। और हम देखते हैं ये उसकी नेगेटिविटी होती है जो कि उसके ऊपर हंस रही थी। और वो कहती है तुम्हें याद है ना तुम एक कचरे हो, और ये चीज भी याद रखो यूजुही कि तुम्हारी माँ वो भी एक कचरा थी, वो भी इस दुनिया की सबसे ज्यादा वर्थलेस पर्सन। और एक कचरा हमेशा एक कचरे को ही पैदा करती है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ही ज्यादा स्ट्रगल कर लो, लेकिन एक घटिया कचरे का टुकड़ा हमेशा कचरे का टुकड़ा ही रहता है। और ये सब कहते हुए वो यूजुही के ऊपर हावी होने लगता है। और जो यूजुही है वो कहता है कि नहीं, मैं कोई कचरा नहीं हूँ, तुम बस वेट करो और देखो, मैं एक दिन ऊपर जरूर पहुँचूंगा। मैं एक ऐसा पर्सन बनूंगा जिसको हर कोई एक्नॉलेज करेगा। मैं दुनिया को ये साबित कर दूंगा कि वो लोग गलत हैं। लेकिन वो जो उसकी नेगेटिविटी होती है वो तो हंसने लगती है और वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो, वो भी इतने सारे लोगों के बीच। और उसके बाद वो उसको पूरी तरह से दबा देता है। और तभी जो यूजुही है उसकी आंख खुलती है और वो अपने गले में अपना हाथ देते हुए चिल्लाता है। हम देखते हैं कि इस सपने से जो यूजुही है वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। और उसके बाद वो एली की तरफ देखता है, जहाँ पे जो एली है वो बहुत ही आराम से सो रही थी। लेकिन तभी जो यूजुही है वो खड़ा होता है और एली के पास जाने लगता है। लेकिन तभी जो एली है उसकी नींद खुलती है और यूजुही को अपने पास आता हुआ देख के वो कुछ गलत समझ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है फाइनली तुमने अपना असली कलर दिखाई दिया, मुझे पता था उस टाइम से जब तुमने मुझे प्रीटी कहा था। लेकिन तभी जो यूजुही है वो एली के गोद में अपना सर रख लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे टॉप पे लेके चलो, मुझे एक ऐसा पर्सन बनाओ जिसको हर कोई एक्नॉलेज करे। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं। और इतना सब कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इसे देख के जो एली होती है वो उसके पीठ में अपना हाथ रखती है और कहती है ठीक है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों ना फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और तभी जो एली है वो पूछती है कल रात को तुम बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे, क्या इससे हमारे फाइट पे कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा? और जो अपना यूजुही है वो कहता है कि क्या कल रात में कुछ कर रहा था? और तभी जो एली है वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें याद नहीं, कल तुम अचानक से आके मेरे गोद में अपना सर रख के रोते हुए बड़बड़ा रहे थे। और जो यूजुही है वो कहता है कि क्या नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। और ये सुन के जो एली होती है उसको कुछ घंटा समझ नहीं आता कि साला ये क्या नशे कर रहा है। और तभी जो यूजुही है वो कहता है अपने आप को संभालो और नेक्स्ट प्रीलिमिनरी राउंड के लिए रेडी हो जाओ, और लोग आज सेकंड राउंड के रूल्स को अनाउंस करने वाले हैं। और जो एली है वो कहते हैं कि नहीं मैं सीरियस हूँ। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक लेटर को देखते हैं जिसको कि राल पढ़ रहा होता है। और वो कहता है क्या क्या ये सच है, ये सच में सेकंड राउंड के रूल्स हैं? और तभी जो सोफी है वो कहते हैं कि हाँ ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और जो राल है वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो इवन जो टॉप रैंक के प्लेयर हैं वो भी नॉकआउट हो जाएंगे। नहीं, अगर मैं इस बार एक बार भी हारता हूँ तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा, पूरा गेम ओवर। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक और लड़की को देखते हैं जो भी ये पढ़ रही थी। और वो कहती है ये रूल्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो एक डेविलिश स्माइल देती है। और तभी हम एक और पर्सन को भी देखते हैं जो कि इसे पढ़ रहा होता है। और इसी के साथ बहुत सारे लोग थे जो कि इसी लेटर्स को ही पढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ यूजुही भी इसे ही पढ़ रहा था। और वो कहता है फक। और इसे सुन के जो एली है वो पूछती है क्यों, क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है? और जो यूजुही है वो कहता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, सेकंड राउंड के रूल्स, इसमें हमें 3-3 का टीम बनाना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम में। और ये सुन के जो एली होती है वो कहती है कि क्या 3 लोगों की टीम, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, वैसे ही हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन तभी जो अपना यूजुही है वो कहता है हाँ ये सच है, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आखिरकार टीम फॉर्म कैसे होगी, क्योंकि हर टीम में बस एक ही पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि गोल्ड या उससे अपर रैंक का हो। और तभी जो एली है वो कहती है अगर हर टीम में बस एक ही गोल्ड लेवल या उससे अपर रैंक का पर्सन हो सकता है, इसका मतलब कि जो अपर रैंक वाले लोग हैं उनके बीच मैच बहुत ज्यादा होगी। क्या वो लोग टॉप प्लेयर्स के जगह पे टीम बैलेंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं? और ये सुनते ही जो यूजुही है वो कहता है कि एग्जैक्टली यही तो इस चीज को और ज्यादा अनयूजुअल बना रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंशनली जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके एक्सपोजर को बूस्ट कर रहे हैं, वो भी टॉप प्लेयर्स को बाहर निकाल के। और तो जो एली है वो कहती है तो आखिरकार हम एक टीम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस रूल के हिसाब से ज़्यादातर लोग तो फेमस प्लेयर के पास ही जाएंगे अपना टीम बनाने के लिए। और ये सुनते ही जो यूजुही है वो कहता है
टीम बनाने का मेथड वो है और उसका हमारा सीन कट होता है और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पे लोग हाथ उठाते हुए कह रहा होता है कि चलो टीम अप कर लेते हैं, टीम अप कर लेते हैं। और यूजी दूर से इन लोगों को देख रहा था और तो जो यूजू ही है वो कहता है हम इंडिविजुअली नेगोशिएशन करके टीम बना सकते हैं। और तो जो एली है वो कहती है यहाँ पे तो भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो यूजी है वो कहता है हमारे पास बस 3 दिन है एक टीम बनाने के लिए और हमें ये जो फॉर्म है इसके हर जगह में उनका सिग्नेचर भर के स्टाफ को देना होगा। और तभी जो एली है वो पूछती है अगर ये नेगोशिएशन के बेस पे है तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई पर्सन है। लेकिन तभी जो यूजी है वो कहता है अरे तुम बस वेट करो, वो लोग खुद हमारे पास आएंगे। और ये सुनते ही जो एली है वो कुछ घंटा समझ नहीं पाती और तभी वहाँ पे राहल आता है और इसको देखती वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना सारे उसको बुलाने लगते हैं और कहते हैं राहल राहल प्लीज़ हमारे साथ टीम अप कर लो, हमारे साथ टीम अप कर लो। और इस चीज़ को देख के जो एली है वो यूजी से कहती है अच्छा तो तुम इसे अपने टीम में लेने की कोशिश कर रहे हो। और जो अपना यूजी है वो कहता है कि जो राहल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया सिवाय हमारे। इसीलिए अगर हम लोगों की एबिलिटी कंबाइन हो जाती है तो तुम लॉजिकली सोचो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। और हम तभी राहल की तरफ देखते हैं जो कि किसी आवाज़ सुन के पीछे पलटता है। जहाँ पे वो देखता है तो दूर जो यूजी है वो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, लेकिन जो राहल होता है उसको इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है। और इसे देख के जो यूजी है वो कहता है कि एक मिनट क्या उसने हमें नहीं देखा। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूजुई है वो बाबा से हाथ हिलाते हुए ना राहल को बुलाता है और राहल इस चीज़ को देखता भी है लेकिन वो फिर से उसको इग्नोर मार के चला जाता है। और उसके बाद हमारा सीन फिर अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो यूजुई है वो फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उसको बुलाने की कोशिश करता है। और इस बार भी जो राहल है ना उसको देखता है लेकिन उसको इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है हाँ मैं इतना भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं तुमसे टीम अप करूँ। और हम देखते हैं जो यूजुई है वो तो सदमे में होता है कि साला वो उसका रिप्लाई तक नहीं दे रहा। और जो एली है वो कहती है मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है, तो आखिरकार तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है। वैसे भी डेडलाइन बस 5 घंटे में ख़त्म होने वाली है, तुम्हारे पास दूसरा प्लान तो होगा ही। लेकिन जो यूजी है वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। और ये सुनते ही जो एली है वो सौंकते हुए कहती है कि क्या। और तभी जो यूजी है वो कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और ये सुनते ही जो एली है वो तो कुछ कह भी नहीं पाती, उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। तभी हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो डेडलाइन है उसे खत्म होने में बस 3.5 घंटे ही बचे होते हैं और हम उस स्क्वायर के अंदर 800 नेक्रोमेंसर्स को देखते हैं जो कि अपने टीम ढूंढने के लिए वहाँ पे सबसे बातचीत कर रहे थे। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था और ज़्यादातर जो प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। ज़्यादातर रैंक ब्रोंज और ब्लैक के अंदर थे जिनके अंदर या तो स्ट्रेंथ की कमी थी या तो जाने पहचाने प्लेयर्स नहीं थे। और जब बात टीम बना के खेलने की आती है तो ज़्यादातर प्लेयर्स में कुछ ना कुछ कमी होती है। तभी हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जो कि एक बच्चे से कहता है मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई मेरा टीममेट बन सकता है। और हम तभी वहाँ पे एक और बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि एक बंदे को चिल्लाते हुए कहता है मैं इस फील्ड में 30 साल से हूँ और तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा के मुझे सिखा रहा है। और उसके सामने जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम साले 30 साल से बस ब्रोंज लेवल पे हो और तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा प्राउड है और वैसे ही तुम्हारी एज सबको अनकंफर्टेबल कर रही है। लेकिन तभी वो सुनते हैं कि कोई चिल्ला रहा है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपना यूजुई है जो कि चिल्लाते हुए कहता है मैंने राहल के वॉल को तोड़ा था, मैंने कुछ ऐसा किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है क्या ये अमेजिंग नहीं है। और इस चीज़ को सुन के सब लोग कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे जो एली है वो भी अपने सर पे हाथ पकड़ लेती है कि ये नमूना क्या तमाशा कर रहा है। और ये सुन के जो लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं। एक कहते हैं कि क्या राहल की दीवार टूट गई, और जो लड़की होती है वो कहते हैं कि अरे हाँ वो। और जो तीसरा बंदा है वो कहता है कि वैसे क्या जो राहल है वो अभी नीचे गिरने के कगार पे नहीं है, वैसे भी उसके शील्ड के टूटने का टाइम हो ही चुका था। और तभी हम दोबारा से उस मोटे बंदे को देखते हैं जिसने चश्मा पहना था। वो कहता है अगर हम फिलहाल के राहल की बात करें तो उसके शील्ड को तो मैं भी तोड़ सकता हूँ। और ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी यूजुई के पास एक और लड़का आता है और कहता है क्या तुमने राहल के वर्ल्ड को तोड़ दिया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्या तुम मुझे अपनी टीम में लेना चाहोगे। और जो यूजुई है वो उसे पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा कॉर्प नाइट कहाँ पे है। और तभी वो लड़का अपने कॉर्प नाइट को दिखाता है और कहता है ये रहा, अगर ये अपनी फुल स्पीड में दौड़ता है तो ये 5 मीटर मोटी पत्थर की दीवार को भी तोड़ सकता है। और हम देखते हैं उसका जो कॉर्प नाइट होता है वो एक सुअर था। लेकिन उसे देखने के बाद जो यूजुई है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि नहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं किसी और को ढूंढना चाहिए। और वो जो बंदा गुस्से से कहता है क्या हुआ, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ग्रेट समझते हो क्या। और उसका जो यूजुई है वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है जो लोग अपने कॉप नाइट को दिखाते हैं, लेकिन यूजुई को कोई भी पसंद नहीं आता क्योंकि जितने भी लोग उसे मिल रहे थे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। और जो लोग यूजुई के स्टैंडर्ड से मैच करते थे वो लोग इसके साथ टीम अप नहीं करना चाहते थे क्योंकि यूजुई बहुत सारी चीज़ों में लैग करता था। वो एक न्यू पर्सन था इसलिए कोई उसके ऊपर ठीक से भरोसा नहीं करता था। शायद तुझे इस रूम को बेटर तरीके से रेड करना चाहिए था जिससे उसको प्लेयर्स ढूंढने में और ज़्यादा आसानी होती है। हालांकि यूजुई जिसने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया उसके लिए टीममेट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। हम देखते हैं जो यूजुई है वो बहुत ज़्यादा निराश होता है और तभी अनाउंस होता है कि बस 1 घंटा बचा है और जिन प्लेयर्स ने अभी तक अपने टीम को रजिस्टर नहीं किया है उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और तो जो एली
है वो अपने यूजुही से कहती है, साले कमीने कहे कि तुम अभी तक हेजिटेट कर रहे हो और अभी तक तुमने कोई टीममेट नहीं ढूंढा। चलो अगर तुम किसी को ढूंढ नहीं पा रहे तो वैसे भी ये तो बस सेकंड राउंड है, तो हमें गिव अप करके अगले राउंड में तैयार होके आना चाहिए। और ये सुनते ही जो यूजुही है वो कहता है, उन्होंने कहा कि वो लोग हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ना बस हम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि 10 साल के लिए हम दोबारा री एंट्री नहीं कर सकते। और ये सुनते ही जो एली होती है वो शौक होते हुए कहती है कि क्या 10 साल? देखो हम 10 साल तक एफोर्ड नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली 10 साल में किसी प्लेयर का करियर बर्बाद हो जाता है और तुम ये कह रहे हो कि एक बार अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो हमें बिना गिव अप किए एंड तक लड़ना ही होगा। ये रूल सच में तो प्लेयर को उसके मैक्स लिमिट तक पुश करते हैं। तो आखिर का तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? जल्दी से जाके किसी के साथ भी टीम अप क्यों नहीं कर लेते? और तभी जो यूजुई है वो कहता है, क्या तुम भूल चुकी हो हमारे लिए हारने का मतलब है मौत। हम ऐसे ही लापरवाह होकर कोई टीम नहीं बना सकते और ना ही तुम्हें खोने का रिस्क ले सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो एली है वो तो कुछ कह भी नहीं पाती, उसकी बोलती बंद हो जाती है। और तभी जो यूजुई है वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा एक अच्छा नेक्रोमेंसर पिक करने के लिए। वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा नेक्रोमेंसर अभी बचे नहीं हैं। और ये सब कह के वो जा ही रहा होता है कि तभी एक पर्सन उसके सामने आके कहता है, हे हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जहाँ पे जो लड़का है वो कहता है, तुम्हें अभी तक कोई टीम नहीं मिला नहीं, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? और जो यूजुई है वो उनसे पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारे कॉर्प नाइट कहाँ पे हैं? और तभी वो लड़का पीछे 2 कॉर्प को दिखाते हुए कहता है, ये रहे हमारे कॉर्प नाइट। मेरा वाला जो है ना वो क्रैकन है जो डीप सी के अंदर रहता है और ये उसी में ही बेस्ड है। और जो लड़की है वो कहती है, मेरा जो कॉर्प नाइट है वो सिग्नल्स को जैम कर सकता है और लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है अपने खून से। और ये सुनते ही जो यूजुई है वो सोचा होता है, ये डेफिनेटली सॉलिड नाइट्स हैं और उसके अलावा ये लोग स्पेशलाइज्ड हैं डिफेंस में और रेंज अटैक में, जिसमें हम लैग करते हैं। और इन दोनों का रैंक भी सिल्वर और ब्रोंज है, जो मेरे करंट पोजीशन के हिसाब से बेस्ट है। और तभी जो यूजुई है वो उनसे पूछता है, आखिरकार तुमने इतने लोगों में से मुझे क्यों चूज किया? और तभी वो जो लड़का है वो कहता है, ऑफ कोर्स ये इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास पावरफुल ऑफेंस है जो कि राल के वॉल तक को तोड़ चुकी है। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि हमारे पास तुम्हारे जैसा 1 हिट पावरफुल अटैक नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारे जैसा एक प्लेयर चाहिए। तो तुम्हारा क्या सोचना है, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? और ये सुनने के बाद जो यूजुई है वो भी हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा। और ये सुनते हुए जो लड़का है वो कहता है, थैंक्स, बढ़िया, चलो फिर बातचीत कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होती है कि बस 20 मिनट बचा है, इसलिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और तभी हम अपने यूजुई और उन दोनों लोगों को देखते हैं, जहाँ पे जो यूजुई है वो बता देता है कि वो बस एक बार यूज अटैक को यूज़ कर सकता है। और इसको सुनकर जो लड़का है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या एक मैच में एक बार? और जो यूजुई है वो कहता है, अगर हम एग्जैक्ट देखा जाए तो ये जो टेक्निक है वो हम 4 घंटे में एक बार यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो राल के दीवार को तोड़ सकती है, लेकिन मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि एक एनीमे के तो मैं चीथड़े उड़ा दूंगा। और ये सुनते हुए जो लड़का है वो सोचते हुए कहता है कि अच्छा मतलब 4 घंटे में एक बार, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमें उसके लिए कवर करना होगा। और तभी जो यूजुई है वो कहता है, लेकिन ये बस लौती टेक्निक नहीं है मेरे नाइट के पास। मेरे नाइट की जो फिजिकल एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है, जो कि बहुत टाइप के सिचुएशन में काम आ सकती है। और ये सुनने का तो जो लड़का है वो कहता है, हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इसका जो 1 हिट वाला पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो तुम क्या सोच रहे हो कि आखिरकार हम मैच के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे करें? और जो अपना यूजुई है वो कहता है, अच्छा तो उसके लिए, और वो थोड़ा सोचने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि बस 8 मिनट ही बचे हैं। और जो यूजी है वो कहता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो तुम्हारा क्या ख्याल है हम एक लिस्ट बनाएं? और वो जो लड़का है वो कहता है कि हाँ वैसे ये डिस्कशन ज़्यादा स्मूथ तो नहीं गया, लेकिन चलो फिर। और इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो जो दूसरा जो कि मैं लड़की कह रहा था वो एक्चुअल में एक लड़का है, वो कहता है कि अरे जरा वेट करो मैं बाथरूम जाके आता हूँ। और वो दौड़ते हुए भागने लगता है। और इसे देखकर जो पहला वाला लड़का है वो कहता है कि अरे रुको अभी अगर तुम जाओगे, लेकिन वो कहता है कि अरे रुको मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और ये सुन के जो यूजुई है वो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं थोड़ा टाइम और चला जाता है और 4 मिनट ही बचा होता है। और जो यूजुई है वो कहता है, आखिरकार वो वापस क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एक न्यू टीममेट ढूंढने के लिए। और ये सुनते हुए जो ग्रीन वाला लड़का है वो भी कहता है कि अरे हाँ तुमने तो सही कहा, आखिरकार उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? और वो भी उसे ढूंढने चला जाता है। और इसलिए कि जो यूजुई है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तो वो शौक हो जाता है और सीधे उड़ते हुए कहता है, साले ये कमीने, अब तुम मुझे ये मत बताना कि। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुमने सच में सोचा था कि कोई सच में तुम्हारे साथ मिल के लड़ेगा? और इसे देख के जो अपना यूजुई है वो चिल्लाते हुए कहता है, कलीना अब तुम मुझे ये मत बताना कि ये सारे तुम्हारे टीममेट्स थे। क्या तुमने इन लोगों को कहा था कि वो लोग मेरे टाइम को वेस्ट करें और मैं कोई टीममेट ना ढूंढ सकूं? और तो जो कलीना है वो कहती है, वैसे भी आजकल के टाइम पे इस तरह की घटिया चाल चलना तो नॉर्मल बात है, ये तो दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कैसे स्किल्स की कमी है। और इसे कहा जाता है नेगोशिएशन में फेल हो जाना। और तभी वो जो रेड वाला लड़का है वो कहता है, प्लीज़ तुम भूलना मत कि मुझे कंपनसेट तुम करो जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया था। और उसका जो कैलिन है वो वहाँ पे देखती है जहाँ पे कोई भी नहीं बचा होता। और वो कहती है, ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने अपना टीम बना लिया है, तो
कॉन्ग्रेचुलेसन। और वो बहुत ज़्यादा डेविल जैसे हंसते हुए कहती है क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। इतने टाइम तक तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए थी, फिर भी तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा रहे थे। अब तुम्हारी शक्ल मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना सेटिस्फाइंग है ये। और ये सब कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि बस 1 मिनट बचा है और हम यूजुही को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। तो देखो यार, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है। लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।